बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जनाब। और आपकी खैरियत तो हमें आगाज़ में ही मतलूब रहती है और एक मतलूब तो हमारे पास भी है जो ये हमारा सारा चाय पानी का बंदोबस्त देख रहा होता है और ये बड़ा ज़रूरी है हमें सुबह जगाने के लिए, बड़ा मतलूब होता है तलब बहुत होती है। तो जनाब उम्मीद है आप बहुत अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जनाब बड़ी बैलेंस तरीके से गुजार रहे होंगे, लेकर चल रहे होंगे। हम अपना शो लेकर जनाब आ चुके हैं हमेशा की तरह। मैं हूं उज़ैर मलिक और इस बंदा नाचीज़ के साथ मौजूद है मैं हूं माहम जाहिद। हैप्पी गुड मॉर्निंग जी। दुआ है आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और जैसे हम भी मुस्कुराते हुए अपने प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं, आप भी मुस्कुराते हुए बस टीवी स्क्रीन पर बराजमान हो जाएं, चाय कॉफ़ी उठा लें और प्रोग्राम को एंजॉय करें। 2 घंटे आपने कहीं नहीं जाना है, बहुत कुछ होने वाला है आज के प्रोग्राम में। पाक अफगान बढ़ती कशीदगी से मुतालिक बात होगी और रात गए जी काबिज अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज ने एक बार फिर बिलाश्तियाल फायरिंग की है। पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और दहशतगर्दों का मुस्तकिल इलाज किया है और इनका खात्मा कैसे मुमकिन है, इस पर भी आज हम 2 टोक तज्जिया करेंगे। प्रोग्राम में सेहत की भी बात करेंगे। मौसम तब्दील हो रहा है, खुनकी बढ़ गई है, गले और छाती के इन्फेक्शन में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसका कुदरती और हर्बल इलाज क्या है, इस पर नेचुरोपैथी के एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे सोशल मीडिया के उस किरदार पर जो नौजवान नस्ल की गुमराही का सबब बन रहा है। नौजवान कैसे बेरारवी का शिकार हो रहे हैं और उन्हें कैसे बचाया जा सकता है, इस पर खुसूसी गुफ्तगू होगी। और इसके साथ साथ नाज़रीन प्रोग्राम में खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। अदालती हुक्म पर आज 9 मुंतखब वज़ीर आला हलफ उठाने जा रहे हैं। बतौर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को किन किन चैलेंजेस का सामना होगा, इस पर भी 2 टोक तज्जिया करेंगे। और इसके साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से भी बात करेंगे। ब्रेस्ट कैंसर कितना तकलीफ दे होता है और इससे निजात कैसे मुमकिन है, इस पर एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में बात होगी सऊदी अरब के हवाले से, जहां पर कफील की शर्त खत्म कर दी गई है और मुस्तकिल रिहाइश का नया कानून भी नाफिज कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है अगर इसे देखा जाए तो। कानून में इस तब्दीली की वजह क्या है और इससे पाकिस्तानी कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पर मारूफ वीज़ा कंसल्टेंट हमारे साथ होंगे, हमारी रहनुमाई करेंगे। और इसके अलावा प्रोग्राम में सोशल ट्रेंड्स को भी हम जनाब ज़ेरे बहस लाएंगे कि इस वक्त खित्ते पे कौन सी खबर ट्रेंडिंग है, किन मौज़ूआत को सारिफीन की जानिब से बहुत ज़्यादा बेहद पसंद किया जा रहा है, ये भी हम आपको बताएं। और इसके साथ साथ नाज़रीन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। अफगान कशीदगी की बात कर लेते हैं। अफगान तालिबान रजीम और जो फितनतुल खवारिज की जानिब से एक बार फिर सरहद पार से जारहियत देखने में आई है। रात गए जी खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरम में अफगान तालिबान रजीम और भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों की जानिब से बिलाश्तियाल फायरिंग की गई, जिसका पाक फौज ने भरपूर और शदीद जवाब दिया। इसके नतीजे में हम देख रहे हैं जो काबिज तालिबान फोर्स को भारी नुकसान भी पहुंचा है और मुतादिद चेक पोस्टों पर आग भड़क उठी है। पाक फौज ने एक ही घंटे में एक चलता हुआ टैंक और 5 चौकियां तबाह कर दी हैं। हमला इतना शदीद था कि जो काबिज अफगान तालिबान थे वो लाशें पोस्टों पर छोड़कर फरार हो गए। सिक्योरिटी ज़राए का यह कहना है कि पाक फौज की इस अहम कार्रवाई में फितना अल खारिज के एक अहम कमांडर की हलाकत की इत्तलात है। इससे पहले वजारत खारजा की जानिब से गैर मुल्की सफ़ीरों को पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई। सेक्रेटरी खारजा की जानिब से दी गई ब्रीफिंग में इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतसलसल अज़्म का इजहार किया गया। एक बार फिर से अफगानिस्तान को 2 टोक अल्फाज में यह पैगाम दिया गया कि वो अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। साथ ही ये भी वाज़ेह किया गया कि काबिज अफगान फोर्सेस की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी मैदान में आ गए हैं और कल के दिन उन्होंने जनाब शाम में ये बयान दिया और रात में अफगानिस्तान की जानिब से जनाब इस तरह से फिर पाकिस्तान पर आप कह लें कि गोलाबारी तो नहीं, गोलीबारी आप कह लें कि वो की। और मौलाना फजलुर रहमान ने गुफ्तगू भी की है और उन्होंने कहा है कि जी माजी में पाक अफगान कशीदगी कम करने में किरदार अदा किया था, अब भी कर सकता हूँ। अफगान क़यादत से राबते में हूँ और वो मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से हल करना चाहते हैं। उनका कहना था कि जी सोशल मीडिया समेत हर जगह दोनों मुल्कों को इश्तियाल के बजाय मामलात को ठंडा करने की कोशिश करनी चाहिए। उनके मुताबिक अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस और अस्करी सलाहियतें हैं वो अभी इब्तदाई मराहिल में हैं, इसलिए देखा जाए कि अफगानिस्तान से जो तकाजा किया जा रहा है वो इस काबिल भी है या नहीं है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। काबिज अफगान तालिबान और फितना अल खारिज की जानिब से रात गए फिर बिलाश्तियाल
फायरिंग की गई है जिस पर पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया और ना सिर्फ जवाब दिया बल्कि ताक ताक कर निशाने भी लगाए, जिसके मनाजिर भी पूरी दुनिया को दिखाए। सर, अब लॉन्ग टर्म में आप क्या समझते हैं इन दहशतगर्दों को, और ये जो दहशतगर्दी की जा रही है सरहद पर, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो हमने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बड़ा क्लैरिटी के साथ दिए थे। हमने कहा था वायलेशन होगी तो उसका बहुत भरपूर और मैसिव किस्म का जवाब दिया जाएगा। और जिस तरह कल हमने कुरम में दिया है, और कुरम में आपको देखिए इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि जिला कुरम का जो एरिया है इसको 3 अतराफ से अफगानिस्तान के 3 सूबे लगते हैं। नॉर्थ में नंगहार है, और इसके वेस्ट में पख्तिया आता है, फिर साउथ वेस्ट में इसका ये जो है खोस्त है। और इन तीनों प्रोविंसेस में ये दहशतगर्द जो ग्रुप्स हैं, खास तौर पे इसमें नूर वली महसूद ग्रुप का भी शामिल है, लेकिन मेजॉरिटी खोस्त वाली साइड में जब हम बात करते हैं तो गुल बहादुर ग्रुप के लोग यहाँ पे हैं। फिर तालिबान रजीम के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं जो उनको फैसिलिटेट करते हैं। और पास हिस्ट्री भी यहाँ पे रही है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग है, खरलाची हमारी तरफ से है, गन पटन है, पख्तिया का एरिया है। यहाँ से हमेशा यहाँ पे पास में भी पिछले मई में भी हुआ था, यहाँ सितंबर में भी यहाँ पे हुआ था वाकयात जिसमें बॉर्डर क्लैशेस हुए, तो उस वक्त भी हमने इनको सबक सिखाया था। लेकिन जो कल का वाकया हुआ जिस तरीके से वहाँ पे जी, एक तो हमने इनके 3 वेपन सिस्टम थे, एक MBRL वेपन सिस्टम वहाँ पे था, टैंक था, और इसके अलावा एक हम भी थी वो भी उड़ाया। उसके अलावा जो पोस्टें थी वो तबाह की। और 50 दहशतगर्द जो हैं, जो ख्वारिज थे या रजीम के लोग थे, वो मारे गए हैं। और वो लोग वहाँ से भाग गए थे और झंडा लहरा के, व्हाइट फ्लैग वहाँ लहरा दिया था, जिस तरह इंडिया ने LOC पे लहराया था जी। अब एलिमिनेशन की जो बात है कि ये मैनस जो है कि अब इंटरनेशनली देयर इज अ रियलाइजेशन, और जिस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी देखें कि जो एक अपने गलत बयानी की थी मुत्तकीन इंडिया में बैठ के कि बाकियों के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, तो झूठ बोल रहे थे। आप देखिए ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, वहाँ पे चाइनीज को बड़ा सीरियस कंसर्न है, और चाइनीज को मनाने के लिए उन्होंने उनको कुछ को रिलोकेट भी किया है, तो वो वहाँ पे उसका झूठ साबित हुआ। इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान वहाँ पे है, जो दहशतगर्द ग्रुप है, वो उज़्बेकिस्तान में अपना एक ब्रांड लेके आना चाहते हैं। फिर तहरीक तालिबान ताजिकिस्तान है, ताजिकिस्तान को वहाँ पे थ्रेट कर रही है। 17 ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान को थ्रेट कर रहे हैं, जैश-ए-दल ईरान को थ्रेट कर रहे हैं, इस्लामिक स्टेट जो है वो रशिया को थ्रेट कर रहा है, और बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी को। अल-कायदा जिसके लिए 9/11 के बाद के हमले हुए थे वो दोबारा मुनज़्ज़म हो गया है। सो वहाँ पे अब रियलाइजेशन दुनिया भर में ये है कि यहाँ पे खास तौर पे 3 वो कहते हैं, अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट, और इसके बाद ये फितना और ख्वारिज जो है, ये एक ग्लोबल थ्रेट के तौर पे डेवलप हो रहे हैं, यहाँ पे मुनज़्ज़म हो चुके हैं। सो सीरियस कंसिडरेशन है फ्यूचर में इंटरनेशनल कम्युनिटी की। एक इसमें हो सकता है जिस वार ऑन टेरर में एक चाइल्ड हो सकता है सब्सिक्वेंट हो, और अब बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ अफगान रजीम अगर वो चाहते हैं। वरना जो जिस तरीके से अंदर के हालात हैं, आप देखें कि डिवीजन है। यकीनन मसूद साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, और ग्लोबल टेरर के तौर पर ही अब ये सामने आ रहे हैं अफगान तालिबान रजीम हो और भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का जो गठजोड़ है खित्ते के लिए, खास तौर पर पाकिस्तान के लिए किस हद तक खतरनाक साबित होगा, और इससे निपटने के लिए अब हमें हिकमत अमली क्या अपनानी होगी, क्या जरूरी है, वक्त की क्या जरूरत है, और कैसे इनका जो है वो मुकाबला किया जा सकता है? देखिए, जिस तरह मैंने बताया मेरा 17 ग्रुप्स हैं, लेकिन मेजर 2 ग्रुप्स हैं जो खैबर पख्तूनख्वा को थ्रेट कर रहे हैं। गुल बहादुर ग्रुप है, नूर वली महसूद ग्रुप है, और फिदरल हिंदुस्तान जो है वो बलोचिस्तान स्पेसिफिक है, कराची है, वहाँ पे BLA मजीद ब्रिगेड वाले हैं। तो पाकिस्तान ने जो एक तो ये देखिए हमारी अफगान पॉलिसी बड़ी क्लैरिटी है, और इसमें कोई शक नहीं है, जब से फील्ड मार्शल ने टेक ओवर किया है, सो देयर इज ए क्लियर कट अफगान पॉलिसी, और उसमें ये है कि स्टेटस को नहीं होगा, कोई बाईबंदी की बात नहीं होगी, कोई माजूरत नहीं होगी, कोई रिलैक्सेशन नहीं होगी। वी हैव टू एक्ट लाइक ए हार्ड स्टेट। अब दुनिया तो हमें मान गई, वी आर ए पावर नो, सो हम अब भी किसी के बात मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, जब कानून के मुताबिक बात होगी तो होगी, बातचीत होगी तो होगी, लेकिन कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। सेकंड, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हमने क्लियर कर दिया है। इवन कल हमारे जो फॉरेन ऑफिस ने जो ब्रीफिंग दी है डिप्लोमेट्स को, वहां पे भी ये बताया गया है वी विल नॉट अलाउ कि हमारी सॉवरेनिटी की वायलेशन हो। और पाकिस्तान देखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो है
पाकिस्तान ने अपनी कैपेबिलिटी, अपनी पोटेंशियल्स वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड, वो भी बता दिया है। सेकंड, हमने ये अपना रिजॉल्व बताया है, द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान का क्या रिजॉल्व है और पाकिस्तानी कौम का क्या रिजॉल्व है। और आपने देखा होगा जिस तरह पश्तून अवाम उठे यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में और बलोच अवाम बलोचिस्तान में उठे थे अफवाज पाकिस्तान के साथ लड़ने के। सो दैट इज द रिजॉल्व, दैट इज द यूनिटी है यहाँ पे जब हम बात करते हैं, जब आप दुश्मन के खिलाफ खड़े होते हैं। सो पाकिस्तान के लिए कोई हिकमत अमली जो है तो ऑलरेडी इज इन प्लेस और दुनिया जानती है, सबको पता है कि हम क्या चाहते हैं और हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, क्या आपको लगता है कि जो जिस तरह की खाम ख्याली है अफ़गानिस्तान की और अफ़गान तालिबान रजीम की कि जनाब हमने तो सोवियत यूनियन जो है उसको नहीं टिकने दिया, हमने तो जनाब ये नहीं होने दिया, हमने वो नहीं होने दिया, हमने अमेरिका को नहीं जनाब यहाँ पर करने दिया, फिर एक कार्ड भी बड़ा खेला जाता है कि जनाब उधर भी जो है फैमिलीज़ हैं, यहाँ पर भी फैमिलीज़ हैं और जनाब ये बीच में जो बाढ़ लगा दी गई है इससे बड़े प्रॉब्लम हो रहे हैं। हालांकि हर जगह पर इस तरह से मौजूद है, हर कोई अपनी सरहदों को महफूज बनाता है, यकीनी बनाता है। तो इस कार्ड के खिलाफ क्या बयानिया जो है वो सबसे मौसर आपकी नज़र में? ये देखें कि ये जो एक फैंटेसी में रहते हैं और ये बहुत बड़ा गलत नैरेटिव वो पुश करते हैं कि किसी ने उनको डिफीट नहीं किया। मैं आई एम बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, देखे पर्शियंस यहाँ पे रहे, उन्होंने रूल किया है, सीथियन एम्पायर यहाँ पे थी, अशोका यहाँ पे था, मौर्यंस यहाँ पे थे और इसके अलावा देखे मंगोल्स यहाँ पे था, तैमूर यहाँ पे था, मुगल्स ने यहाँ पे हुकूमत की है। और इट वॉज ओनली गौरी वाज ए तुर्क और गजनवी वाज ए तुर्क और फिर इसके बाद इट वॉज ओनली अहमद शाह अब्दाली जिन उसने आके अफगानिस्तान को यूनाइट करके एक आइडेंटिटी दी थी। और देखें कि हेड इज नॉट बीन पाकिस्तान, सोवियत यूनियन को क्या आपके ख्याल में कोई शिकस्त दे सकता था? नो, इट वाज बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, इट वाज बिकॉज ऑफ इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जिनकी कुर्बानियां हैं। अगर आप पिछले तस्वीरें देखें, हमारे जो ऑफिसर्स थे वो तो अंदर बैठ के ऑपरेशंस लीड कर रहे होते थे, जिस तरह उन्होंने कोऑर्डिनेशन की है। सो इट वाज बिकॉज ऑफ अस, नॉट बिकॉज कि उन्होंने खुद कुछ किया है। तो दैट इज वो एक फैंटेसी है, उससे निकलना चाहिए उनको। सेकंड, यहाँ पे आप बात करते हैं जिस इंटरनेशनल बॉर्डर की, ये जो लोग टर्म यूज करते हैं डिफरेंट लाइन, मेरा ख्याल में वो पाकिस्तान के मफाद में लोग इस्तेमाल नहीं करते, इवन पाकिस्तान में ये लोग करते हैं। दिस इज ए रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन टू सॉवरेन स्टेट्स और इसकी एक बड़ी क्रेडिबिलिटी है और ये साइन हुआ है, इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय अफगानिस्तान ने खुद भी किया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी मानती है, यूनाइटेड किंगडम जिसने किया है वो मानते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल मानती है। सो देयर इज नो डाउट। इमेजिनरी लाइन का क्या मतलब है भाई? देखो कि पश्तून तो हमारे तरफ 4 करोड़ हैं, उस तरफ तो 1.5 करोड़ बैठे हैं, तो उनको हमारे पास आके ज्वाइन करना चाहिए। मेजॉरिटी में तो हम बैठे, यहाँ पश्तून तो सबसे ज्यादा मुहिब वतन है, हर चीज में पश्तून है, सबसे ज्यादा कुर्बानियां यहाँ पश्तूनों ने दी है राइट फ्रॉम 1947। तो अगर वो इतना समझते हैं तो आके हमसे ज्वाइन करें। तो देयर इज नो फर्जी लाइन। अच्छा, एक सेकंड, अरब देखें कि 22 ममालिक हैं अरब, दे स्पीक सेम लैंग्वेज, सेम ट्रेडिशन, सेम कल्चर, लेकिन वो वीजा और पासपोर्ट के बगैर एक से मुल्क से दूसरे मुल्क में जा नहीं सकते हैं। सो पाकिस्तान क्यों हम ऐसा करेंगे? सो दिस इज नो कॉन्सेप्ट। अगर हम लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान बारहा और शुरू से ही मुतालबा करता आया कि अफगान सरजमीन जी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, ना हम होने देंगे, इसको कंट्रोल करेंगे। और इस सारी सूरत हाल में अब मुज़ाकरात की भी बात हो रही है, तो क्या ये दोनों मुतालबात या मुज़ाकरात की तरफ जाएं तो ये सूरत हाल बन सकती है कि अफगान सरजमीन बिल आखिर दहशतगर्दी या स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो? और जो दोहा मुआहिदा था सर, उसको भी अगर हम ज़हन में रखें तो जो उसके भी सालिस थे, जो उसके अंदर भी लोग मौजूद थे, गारंटर्स थे, उन पर भी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये मामलात को ठीक करवाने की और अफगानिस्तान को ये तमाम जो मामलात वहाँ पर तय हुए थे, जो मुआहिदा हुआ था, उसकी पासदारी करवानी। जी हाँ, बिल्कुल। दोहा में ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया था कि अफगान जो उस वक्त के तालिबान रजीम है, उन्होंने ये अंडरस्टैंड किया था और लिख के दिया कि अफगान साइल विल नॉट बी यूज, कि दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद ये यूज हो रहा है। तो एक तो वो भी बड़ी वायलेशन है। सेकंड ये है कि पाकिस्तान ने कभी डायलॉग से हम पीछे नहीं हटे हैं, हम डायलॉग करते हैं विद रजीम के लोगों से, हम करेंगे डायलॉग। अगर तीसरा कोई फरीक आके इसमें बात करना चाहता है, लाइक सऊदीज ने जो शो किया है कंसर्न, या इसके अलावा कतरीज ने किया है, तो दे आर वेलकम। लेकिन हमने जाके अपने किसी को रिक्वेस्ट नहीं करना है कि जी हम करें।
लेकिन हम डायलॉग में बिलीव करते हैं, वी आर ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री। लेकिन हमने बड़ा सिंपल कहा है, जब वायलेशन होगी तो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट आर वेरी क्लियर, हम कोई टॉलरेट नहीं करेंगे। तो ब्रिगेडियर साहब, ऐसे में मौलाना फजलुर रहमान मैदान में आए, वो कहते हैं कि पाक अफगान जो कशीदगी है वो कम करवा सकते हैं, माजी में भी उन्होंने कम करवाई थी, किरदार अदा किया था, तो अभी भी वो तैयार हैं। तो क्या सियासी और सिफारती सालसी ये मामला हल कर सकती है? देखें, ये मौलाना फजलुर रहमान एक ऑनरेबल आदमी है और उनका एक बड़ा इन्फ्लुएंस है, पाकिस्तान में भी है, उस तरफ भी है। तो लास्ट टाइम भी वो एक दफा गए थे, तो वो एक कंस्ट्रक्टिव किरदार यकीन अदा कर सकते हैं। लेकिन हमने पास्ट में देखा है कि जिस तरीके से आपने देखे, यहाँ से उलमा यहाँ से गए थे, जैत उलमा देवबंद स्कूल ऑफ थॉट के लोग थे, मुफ्ती तकी उस्मानी उसमें शामिल थे। लेकिन ये जो दहशतगर्द ग्रुप्स थे, उन्होंने उनकी इज्जत वहाँ पे नहीं की, उनकी चीजें उन्होंने बातें नहीं मानी। इसके बाद हमारे नजरियाती कौंसिल वाले भी यहाँ से गए, तो बहुत सारे लोग गए थे। तो एज सच कोई वो सिस्टम दैट वाज नॉट फ्रूटफुल। अभी जो दावे कर रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नमेंट का हम जरगा भेजेंगे, भाई जरगा क्यों भेजेंगे? आप स्टेट विद स्टेट में नहीं कर सकते। वो आपकी बात सुनते नहीं है, वो आपसे नफरत करते हैं और आप कहते हैं जाके जरगा भेजेंगे। भाई इट इज द स्टेट ऑफ पाकिस्तान जिसने डिसाइड करना है। अगर स्टेट डिसाइड करती है कि मौलाना फजलुर रहमान जा सकते हैं तो वी कैन गो। लेकिन एक प्रोविंशियल असेंबली में लोग बैठ के तो अपना आप को फैसला तो नहीं कर सकते। दैट इज अगेंस्ट जो आपके अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन यकीनन बातचीत के लिए तमाम दरवाजे हमेशा खुले होते हैं, डायलॉग तो होती रहेगी, बट द काइनेटिक जो अप्रोच है वो कभी भी खत्म नहीं होगी। दैट विल कंटिन्यू एज लॉन्ग एज यहाँ से वो एग्री करते हैं कि ये हाइट हाउस को डिसमेंटल करेंगे, जो आई डोंट थिंक सो वो ऐसा करेंगे, क्योंकि अब इंडिया के साथ साजबाज उन्होंने कर ली है। एक तालिबान रजीम के 2.0 रजीम जो है, दे आर नाउ एनेक्सेस विद द हिंदुत्व रिपब्लिक। सो हम आगे फ्यूचर में कोई हम इनसे नहीं देखते हैं कि ये हमारे कोई चीज उस पर होगा। लेकिन ये है पाकिस्तान विल नॉट अभी जाके वी विल नॉट स्टॉप कि हमारा लिवरेज से वी विल यूज देम और हम इनको कंट्रोल पे ला सकते हैं। जी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सर ये जो इस तरह की अफगानिस्तान कार्रवाइयाँ कर रहा है, मकसद क्या है, अचीव क्या करना चाहता है? मतलब हिंदुस्तान को खुश करना है, क्योंकि हालिया दौरा हुआ है और कुछ ना कुछ जो है वो लो दो के मामला जो हैं वो भी तय हुए हैं। और उसके अलावा क्या इन कार्रवाइयों की आड़ में पाकिस्तान के अंदर कोई जो दहशतगर्द हैं, जो खारजी हैं, क्या उनको भेजने का भी कोई इस तरह का खतरनाक मंसूबा है अफगानिस्तान का? जी बिल्कुल है। देखें, ये तश्कीलें आ रही थी और कैसे आ रही थी, अपनी मर्जी से तो नहीं आ रही थी ना। ये तश्कीलें कोई नॉर्थ वजीरिस्तान में आई, ये कुरम में मारे गए हैं, जोब संबाजा में मारे गए, तो ये फैसिलिटेट जनरल डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस वाले कर रहे थे। और आपने ये भी देखा है मोस्टली देवर अफगान्स, तो उसमें तो इनके साजबाज है जो चतराल में पीछे हमले हुए थे, तो उसमें अलकायदा भी शामिल थे, अफगान नेशनल भी शामिल, अफगान नेशनल आर्मी या ये रजीम के फोर्सेज के लोग शामिल थे और फितना और खारिज के भी थे। तो ये इसमें जो चीजें हैं कि है, लेकिन ये है कि देखें कि इनका मकसद क्या है। एक तो इन्होंने इंडिया की तरह आपको एक्सेप्ट नहीं किया, जिस तरह उनका अभी भी कंसेप्ट है। पहले इसको डेरोन लाइन कह रहे था, फर्जी लाइन कह रहे हैं, तो वो तो हम इनकी बात, वो तो एक फैंटेसी में रहते हैं, एक वो है। सेकंड, वो ये चाहते हैं जो फाटा जो है, एस्ट वाले फाटा है, ये हमें मतलब आप ये दे दें, ये फितना और खारिज को दे दें, यहाँ के वो अपना एक वो स्टेट कायम कर लें और मनमानी करे। और बेसिकली वो चाहते हैं जो उनका इंटरेस्ट है तालिबान रजीम का, वो प्रोटेक्ट करें। उनके देखें इंटरेस्ट पाकिस्तान में है, जिस हम कहते हैं ना इलीगल स्पेक्ट्रम है, उसमें है। और फिर वो चाहते हैं कि फॉल आउट पोजिशन है, कल अगर वहां पे सिविल वार होती है तो यहाँ पे वो आके यहाँ पे शेल्टर ले सके। तो वो है, फिर इसको एज ए लिवरेज के तौर पर पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज करते हैं, टू प्रेशराइज फॉर डिक्टेशन करने के लिए, एज ए प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे। ये चंद वजूहात है जिसके लिए इनको यूज कर रहे हैं, बट ये इन्होंने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया है। असल बात ये है, आज जब जाके आप इंडिया के साथ मिल सकते हैं तो इसका मतलब है हमने जो पिछले 45 साल अगर 79 से शुरू कर दें, हमने जो कुर्बानियां अफगानिस्तान के दी थे, आप मुझे बताएं कि हमारे लिए उन्होंने आज तक किया कि राइट फ्रॉम 1947 अफगानिस्तान वाज द फर्स्ट कंट्री जो जिसने हमारे अपोज आवर एडमिशन टू यूनाइटेड नेशन एंड लास्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान। उसके बाद एक लॉन्ग हिस्ट्री है पाकिस्तान को इंडिया के साथ मिलकर डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, और हम तो 55 लाख रेफ्यूजीज लेके बैठ गए।
इनकी जंग लड़ी, हमारे लोगों की शहादतें हुई और हमारी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की कंट्रीब्यूशन थी, तो क्या हम सपोर्ट नहीं करते तो ये वहां से सोवियत यूनियन को वहां से निकाल सकते थे? इट वाज नॉट ह्यूमनली ऐसे ही पॉसिबल। है। दुनिया मानती है, क्लिप्स मौजूद है, अमेरिकन भी कहते हैं इट वाज पाकिस्तान, सो वी डिड इट फॉर देम। बिल्कुल, हमने सपोर्ट किया, हमने दोस्त माना और फिर भी एहसान फरामोशी की गई। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का शुक्रिया। और भी वाजे कर चुका है, हमेशा से वाजे करे और एक बार फिर से जवाबी कार्रवाई में भी वाजे कर दिया गया कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कोई भी मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ देखेगा, कोई अंदरूनी अनासिर हो या बैरूनी दिफाई अनासिर और हो। अस्करी महाज पर जो जवाब है वो दिया जा रहा है, बल्कि सिफारती सतह पर भी सिफारती बड़ा सतह पर भी, भरपूर yes। जवाब दिया जा रहा है। हमारा दफ्तर खारजा बड़ा एक्टिव है, पूरी दुनिया को बताया जा रहा है अफगान दहशतगर्दों के हवाले से, उनकी दहशतगर्दी से मुतालिक जो ब्रीफिंग है वो दी जा रही है, और साथ ही साथ जो बयानिए की जंग है वो भी बड़ी बेहतरीन भरपूर अंदाज में लड़ी जा रही है। आप देखें DGIS पे आ रहे हैं, किस तरह से वो वक्तन फवक्तन आकर ब्रीफ करते रहते हैं, बताते रहते हैं पूरी दुनिया को। तो जनाब ये बड़ा ज़रूरी है। अब आपको मौसम की कुछ सूरत हाल बता दें तो जनाब मौसम की मुकम्मल सूरत हाल मुल्क में क्या है वो तो माहम ही बताएगी, लेकिन इस वक्त मैं आपको जो सूरत हाल बता दूं वो बड़ी अलार्मिंग है। सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि AQI लेवल जो है लाहौर का वो इस वक्त 226 है। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर आ चुका है और अभी सर्दी आई नहीं है। इकदाम भी किए हैं पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, जबकि दूसरे नंबर पर जनाब दिल्ली है, जहाँ का AQI थोड़ा सा कम है, एयर क्वालिटी इंडेक्स उसका तकरीबन 222 है। तो आप अंदाजा लगा इतने इकदाम करने के हुकूमत के इतने इकदाम करने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि आलूदगी वहीं की वहीं है, और गाड़ियों का धुआं, चिमनियों का धुआं, ये सब चीजें मिलकर जी आलूदगी फैला रही है और मजीद बढ़ रही है। और आई होप कि इस पर कंट्रोल कर लिया जाए। और आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होते ही आपका गला बताना शुरू, इस पर भी बात करेंगे कि गले की खराबी कैसे होती है, क्या मामलात होते हैं, ठंडी हवा चलती है। तो ये सारे मसाइल आज हमने प्रोग्राम में डिस्कस करने हैं, लेकिन मौसम और दर्जा हरारत किन किन इलाकों में क्या है वो हम जान लेते हैं। तो आइए चलते हैं। तो नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुशगवार रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मैदानी इलाके दिन के औकात में मुतदिल और शाम के बाद कदरे ठंडे रहेंगे, ताहम शिमाली और पहाड़ी इलाकों में खुनकी और हवा के बाइस मौसम सर्द रहने का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, तो नाज़रीन सबसे पहले हमेशा की तरह बात करते हैं बुलंदोबाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां अक्सर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा, जबकि कहीं कहीं हल्के बादल छाए रहेंगे। गिलगित में ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो है 23 और कम से कम 9 डिग्री रहने की तवक्को है। बात कर लेते हैं स्कर्दू की, तो यहाँ पर दिन के वक्त पारा 17 और रात के वक्त 5 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सर्द रहने की पेशगोई की गई है। और अब रुख कर लेते हैं जन्नत नसीर वादी आजाद कश्मीर का, तो यहाँ भी अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद लिए चलते हैं आपको, और यहाँ पर देखते हैं जी ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो है 27 और कम से कम 13 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि श्रीनगर में ज्यादा से ज्यादा पारा 24 और कम से कम 9 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने वादी में सुबह और रात के वक्त ठंड की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई की है। खैबर पख्तूनख्वा की बात हो जाए, यहाँ पर हम देख रहे हैं मजमूई तौर पर मौसम खुशगवार रहेगा। फूलों के शहर पेशावर की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 और कम से कम 20 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, इसे पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पारा 20 और कम से कम 6 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में ठंड का राज बरकरार रहेगा। और अब नजर डालते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम पर, जहां ज्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क और खुशगवार होगा। बागों के शहर लाहौर लिए चलते हैं जी आपको, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 और कम से कम 21 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पारा 30 और कम से कम 18 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान का जिक्र करते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो है 33 और मिनिमम 20 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गलियात और गिरदोनवाह में सर्दी की शिद्दत में बतदरीज इजाफे की पेशगोई की है। और अब बात कर लेते हैं रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान की। यहाँ पर हम देख रहे हैं बेशतर इलाकों में सूरज का राज बरकरार रहेगा। फलों के शहर कोयटा की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27 और कम से कम
10 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बालाई इलाकों में मौसम खुश्क और सुबह के औकात में कदरे सर्द रहेगा। और आखिर में हमेशा की तरह आपके साथ शेयर करते हैं सुबह सिंध का मौसम। यहाँ पर जी अक्सर इलाकों में सूरज अपना जलवा दिखाएगा। रोशनियों के शहर कराची की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 36 और कम से कम 23 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में हम देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा जो पारा है वो है 37 और कम से कम 24 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। तो जनाब मौसम के हवाले से अपडेट्स आपने जान ली कि मुल्क भर में मौसम कैसा रहने वाला है। कुछ मजीद मौज़ूआत भी आपके सामने रखेंगे, उन पर बात होगी, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। और जैसे कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी जिक्र किया था कि खांसी का भी हम जिक्र करेंगे। मौसम की तब्दीली हो रही है और मौसम की तब्दीली अपने साथ सिर्फ ठंडी हवाएं नहीं लाती है, बल्कि साथ में लाती है गले की खराश, खांसी, बुखार और ज़ुकाम जैसी परेशानियां। और अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि वो दवाई खाने के बावजूद भी बार बार उनका गला ख़राब ही रहता है और सीने में बलगम भी जमा हो जाती है और इसके साथ साथ चेस्ट इन्फेक्शन के बहुत सारे मसाइल होते हैं जैसे ही मौसम तब्दील होता है। आखिर इसकी असल वजह क्या है? कुदरती तरीका इलाज यानी नेचुरोपैथी इन मसाइल में किस तरह से मददगार साबित हो सकती है? इन्हीं सवालात पर बात कर लेते हैं। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है माहिर नेचुरोपैथी डॉक्टर जमील मेहरवी साहब। डॉक्टर साहब वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, खुश आमदीद। सर, मौसम की तब्दीली बार बार गला क्यों खराब हो रहा होता है और हमें बार बार गला साफ क्यों करना पड़ रहा होता है? बहुत शुक्रिया जी, बड़ा अच्छा आज का टॉपिक है और जाहिर है ये सवाल भी हमारा मसला भी है। मसला भी है। यस। और ख़ास तौर पे ये जो हम लोग डेली बोलने वाले हैं ना, जैसे आप बैठ के सारा दिन वर्किंग इस तरह की है, मेरा भी सारा दिन ज़ाहिर पेशेंट के साथ बोलना है, तो बोलने वाले जो होते हैं उनके ज़्यादा सफोकेशन और इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं और फिर थोड़ा सा गला साफ भी करना पड़ता है। एक्चुअली ये है कि इस मौसम में जैसे ही ये मौसम आता है तो हम जैसे गर्म कपड़े पहनना शुरू होते हैं ना, हमें अपने आप को गर्म मशरूबात की तरफ भी लेके जाना है। अभी तक आप देख लें कि एसी चल रहे हैं जी, अभी तक आप देख लें कि हम ठंडा पानी और ठंडे मशरूबात और मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें जो कि हमें जून जुलाई में कहीं लेनी चाहिए थी, अगर लेनी भी चाहिए थी, किसी को कोई बहुत शौक रखता है अगर इस तरह का, तो उस दौर में था। अब वेदर चेंज हो रहा है तो क्लाइमेट चेंजिंग जो है वो हमारी बॉडी के इंटरनल सिस्टम की अंदर की भी होती हैं। सही। जैसे ही ठंड आना शुरू होती है तो हमें, जैसे हम लिबास गर्म निकालना शुरू हो जाते हैं ना, वो जो साल पहले डंप किया हुआ था कहीं से नजर आता है। खबरदार, अगर आज आप दोनों ने टारगेट किया हुआ है, मैं मुझे तो लगा शायद दिसंबर आ गया, शदीद सर्दी है। नहीं, वो इस्त्री नहीं हो सका ना तो वैसे वेस्ट कोट और ये सारा कुछ, ये लवाजमात भी सर्दियों वाले ऐसे ही है। मैं तो निकलवा के मैंने तो फ्रेश इस्त्री करके मैंने भी, मुझे सर्दी आज लग रही थी तो मैंने सोचा कि ड्रेस तो इस तरह से हमें इंटरनल अपने बॉडी के जो इंटरनल चेंजिंग्स है अंदर भी, उनको भी उसी तरह से साथ साथ देखना है। गर्म पानी की तरफ आ जाना चाहिए, वो ज्यादा बहुत अच्छा है। गर्म पानी पीने से हमारे गले के मसले भी हल होते रहते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमें, अगर हम 5 वक्त बाकायदा एज मुस्लिम अगर हम वुजू करें तो वुजू करने के अंदर आपका आधा गुस्ल है। यहाँ तक ये कहा जाता है, बाकायदा हदीसों के अंदर ये बात है कि आपका निसफ गुस्ल है। तो हम अगर 5 वक्त नमाज पढ़ते होते और वुजू करते होते तो फिर हमें नज़ला ज़ुकाम और ये गला ख़राब और उसके बाद नाक के मसाइल और ख़ास तौर पे चेस्ट इन्फेक्शन, इवन दो के टीबी तक के जो मसाइल हैं ये ना होते। सही। लेकिन चूँकि हम ज़रूरत के तहत पढ़ते हैं, जब कोई ज़रूरत पड़ती है तो फिर ही ऐसा होता है, या कोई परेशानी आती है, कोई मुसीबत आफत होती है तो फिर हम अल्लाह के हज़ूर झुकते हैं, अदरवाइज तो फिर अपनी मर्जी है। उस तरह से काफ़ी सारे। तो एक तो वो चीज़ है। दूसरा ये है कि जब भी आप घर से बाहर जाएं तो गर्म पानी 1 गिलास पी के निकलें। और जब घर वापस आएं तो आके पहला काम ये करें कि आप मुंह हाथ अच्छी तरह से धोएं और गले में पानी, गर्म पानी के साथ थोड़े से गरारे कर लिए जाएं, नाक को साफ कर लिया जाए और मुंह धो के तो उसके बाद फिर अब रूटीन के जो घर के काम, जो भी अपने खाना वाना कुछ भी करना है वो इस तरह से किया जाए, तो ये भी बहुत अच्छा है। उसके साथ ही है कि इन दिनों में हमें ठंडी चीज़ों से
और ख़ास तौर पे जो बादी चीज़ें हैं, बादी चीज़ों में आपके सबसे पहले तो आ जाता है आपका चावल, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद आलू, गोभी, ठीक। मटर, उसके बाद माश की दाल, यानी बादी चीज़ें जो बलगमी रतूबात कसरत से पैदा कसरत से करती हैं, पैदा जिनके अंदर बहुत होती हैं, हम्म, उनसे हमें थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें नज़ला ज़ुकाम फ्लू का होना जो है ये बीमारी नहीं है। बेसिकली हमारे अंदर जब बलगमी रतूबात बढ़ती हैं तो हमारे दिमाग में जानी है, चूँकि वहाँ पे वो उसको स्टोर होना है, ठीक। और हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये उस पूरे की खुराक भी बलगमी रतूबात है। ओके। लेकिन जब वो ज़्यादा हो जाएंगी, ज़्यादा उसकी हो प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, तो ये हमारे दिमाग यहाँ पे ना एक डैम है छोटा सा, एक प्याला नुमा, सही। उसके अंदर वो रतूबात होती हैं और उसमें हमारा जो दिमाग है वो स्विम कर रहा होता है, तैर रहा होता है। ठीक ठीक। अगर उसकी ज्यादती हो जाएगी तो उसके साइड पे ओवरफ्लो हो जाता है। स्पेलवे लगे हुए हैं, जैसे डैम के स्पेलवे होते हैं, इसी सही, तरह सही। हमारे साइंसेस होते हैं ठीक, डिफरेंट, ठीक, वो साइंसेस खुलते हैं। आप आंख के करीब से देखेंगे इस वाली साइड पे हर एक छोटा सा दाना नजर जी, आता है, जी। ये उसका एक स्पेलवे है, ठीक ठीक। या ये टीयर साइंसेस हैं, यहाँ पे मैक्सिला साइंसेस है और बहुत सारे मुख्तलिफ साइंसेस हैं जो कि खुलते हैं, और वो डैम जो है वो हमारा वो क्रैश ना कर जाए, फटे ना, तो वो जो एक्सेस हो जाती है ना रतूबात की, बलगमी रतूबात की, वो निकलना है, वो पानी बाहर ड्रेन आउट होना है। वो सबसे बड़ा परनाला ये लगा हुआ है हमारे, ठीक है। जी, जिससे छोटे वाला ये जी, छोटे वाला, और इसी तरह से उसमें से पानी वो जो है वो बहना शुरू होता बड़ी है। कोई अगर डैम, ऐसा हो परनाला, जाए तो सब। हमें ये करना है कि हम टिश्यू अपने पास या सही। रुमाल रखें और उसके साथ उसको सिर्फ साफ करते साफ रहें। करते रहें। आप उसको रोकने की कोशिश ना करें। जिसने नज़ला जुकाम को या आंखों से पानी बह रहा है या रनिंग नोज हो रही है और उसको रोकने की कोशिश में कोई भी दवाई, खास जो तौर पे मेडिसिन खा के फौरन तौर पर खास रोक तौर पे लेते हैं। फरंगियों की दवाई अगर कोई खाई तो फिर आपके लिए मसला आगे बढ़ जाएगा, आपके अच्छा। चेस्ट इन्फेक्शन होगी, आपका निमोनिया होगा, और वही काम वही आपका बलगम फिर आगे कहीं और चला जाएगा जी, बॉडी चला में। जाएगा, बिल्कुल। वो आपके मैदे में भी गिरेगा, आपके सांस की नाली में गया तो फेफड़ों में जाएगा, दमे तक ले जाएगा। यानी जिसने नज़ला जुकाम का गलत इलाज फौरी इलाज किया कर लिया वो निमोनिया और दमे तक पहुंचेगा, फिर इनहेलर और नेबुलाइज मशीनें फिर सारी उनके लिए बनी है। यानी कि डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि जब नज़ला लगा है तो मतलब ये अपना टाइम लेता है, वक्त लेता है। देखिए, हम जब छोटे थे तो हमें कहा जाता था कि 5 दिन कोई दवाई नहीं खानी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अब उसमें करना क्या है कि एक तो गर्म पानी ज्यादा से ज्यादा इनटेक करें ताकि इंटरनल एनवायरनमेंट जो कूलिंग की तरफ है वो हीटिंग पॉइंट से बढ़ जाए, आपका लेवल ठीक हो जाए। दूसरा, आप लौंग और दालचीनी और पुदीना, ठीक। 3 चीजों का कावा बना के अगर हम इसमें वैसे ही लेते रहें तो बहुत अच्छा है। एक और चीज बता देता हूँ कि वो हर घर में इस वक्त जो है ना वो सबको बना लेनी चाहिए। सही। वो क्या है कि आपने चने लेने हैं, 1 पाव चने ले लें, काले चने भुने हुए छिलके वाले, जो जिसके ऊपर छिलका होता है वो लेने हैं, उनको लेना है। और उसके बाद आपने बादाम तोड़कर उसमें से फ्रेश गिरी निकालकर आपने उसको 1 पाव वजन आपकी गिरियों का हो ठीक। और 1 पाव सौंफ हो आपके पास। 3 चीजें होगी, सौंफ, बादाम की गिरी और उसके बाद काले चने भुने हुए। तीनों चीजें आपके पास 1-1 पाव हो, फर्ज करें तो आपने इसको तवा गरम कर लें या फ्राई पैन गरम करें, लेकिन उस पर आपने कोई ऑयल वगैरह नहीं लगाना। आप उस तवे के ऊपर जो है वो काले चने जो भुने हुए हैं आप उनको थोड़ा सा गरम कर लें, नीचे उतार लें। फिर उसके बाद आप बादाम की गिरियों को थोड़ा सा गरम करें और नीचे उतार लें। सही। सौंफ को उसके ऊपर तवे पे डालें और थोड़ा सा उसको हिलाएं, और जैसे ही वो सब्ज से हल्का सा ब्राउन हो हल्का तो सा फौरन तवे से शिफ्ट कर लें, क्योंकि अगर तवे के ऊपर वो मजीद पड़ी रही, आपने आंच बंद भी कर दी तो वो सौंफ जल जाएगी। ब्लैक ना हो, ब्लैक नहीं होनी, हल्की सी ब्राउन ब्राउन करनी। करनी। और उसके बाद इन तीनों चीजों को आप कूट के अच्छी तरह तो इसको दड़ा कर लें या इसका पाउडर बना लें और तीनों चीजों को मिक्स कर लें। ठीक। इसका छोटा चम्मच चाय वाला बच्चों को रोजाना सुबह शाम दें, और बड़े जो जैसे ये बड़े बैठे हैं तो 1 टीस्पून जो है बड़े वाला चम्मच वो 1 सुबह 1 शाम, 2 चम्मच भी ले सकते हैं सुबह 2 शाम को। अगर आप ये कंटिन्यू अगर हम इसकी अभी से आदत बना लें तो आपके ये जो 3-4 महीने हैं ये बहुत अच्छे गुजरेंगे। आपको इस तरह की वो जो रनिंग नोज या हो रही थी ना, जो पानी वहां पे ज्यादा हो रहा है, ये उन चीजों को वहीं पे ड्राई कर देगा और आपको यहाँ आएगा भी नहीं और मसले नहीं डॉक्टर साहब होंगे। ये भी कहा जाता है, बड़े हम सुनते थे कि भुने हुए चने बड़े अच्छे हैं जुकाम में, अगर आप खाली वो भी खा लें, अगर आपको जुकाम है या आपका नाक बह रहा है तो वो भी बड़े कारगर वो होते हैं। आम रूटीन में है कि जैसे हम आप देखेंगे आजकल वो बाजार में अक्सर लेके फिर रहे होते हैं और दुकानदार या मुख्तलिफ ताजर जो है वो बैठे हुए वो उनसे लेके खा भी रहे होते हैं, वो भी ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ आपको देता हूँ कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये जो 4 महीने हैं, इसमें आपके ये जो नज़ला जुकाम, चेस्ट इन्फेक्शन, खास तौर पे जो सांस के मसाइल हैं, जिनके दमा है
और वो नेबुलाइजर और इनहेलर और ख़ास तौर पे खांस के उनके बुरे हालात हो जाते हैं। पेन शुरू हो और जाती है। इसके लिए कई दफ़ा उनको जाके मुख्तलिफ किस्म के स्टीराइड्स, ड्रिप इंजेक्शंस, मुख्तलिफ चीज़ें करवानी पड़ती हैं। एक काम अगर कर ले तो आपका दमा आने वाले अगले चंद जो साल होंगे या आगे जितनी भी आपकी लाइफ पड़ी है उसमें आप बिल्कुल इससे जो है ना वो बाहर आ जाएंगे। इवन थायराइड ग्लैंड का भी अगर कोई मसला हो तो हल हो जाएगा। दो चीज़ें सिर्फ आपने लेनी है, एक आप कोई खूबसूरत सा सेब ले लें, एप्पल, और एक केला ले लें। और केला जो है ना उसके लौंग हमारे घरों में मौजूद होते हैं जो मंडिया में, साबुत लौंग लेंगे आप, और लौंग जो है ना वो आप केले के ऊपर अच्छी तरह थोड़े थोड़े फासले पे आप उसको पिन अप कर लें उसके अंदर को, जैसे हम कोई चीज पिन अप करते हैं इस तरह से। अच्छा, वो केले के अंदर आप कोई 20-25 लौंग या 30 लौंग आप केले में डिफरेंट साइडों पे आप उसकी लाइनिंग में पिन अप कर दें, चारों साइडों पे। जो एप्पल आपका सेब था उस सेब को भी आप उसी तरह से उसके चारों साइडों पे आपको जो है ना वो पिन अप कर दें, उसको लौंग ही पिन अप करने। और इन दोनों चीजों को आपने बाहर अपने घर के बाहर किसी जगह पे, ऐसी जगह पे रखना जहाँ पे ओस पड़े, ओस पड़े, लेकिन उसके ऊपर कोई जाली वाली कोई चीज रखनी है ताकि कोई बिल्ली या कोई चीज उसको उस तक ना पहुंचे, और कवर कर लें, लेकिन ओस पड़नी चाहिए, जालीदार कोई चीज रख दें, ओस पड़े, पूरी रात आप उसको ओस में पड़ा रहने दें, और सुबह उसको अर्ली मॉर्निंग जैसे ही आप दिन चढ़ जाए नमाज वगैरह पढ़ लें तो उसके बाद आपने वो सेब और केला उसमें से लौंग निकाल लीजिए, वो आपके किचन में काम आ जाएंगे, और सेब और केला जो है उस शख्स को खिला दें जिसको ये मसले होते हैं, जो दमे का है या उसका मसला है उसको। तो अगर ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने ये कर लें प्रैक्टिस, और इसमें करना ये है कि आपने इसको हफ्ते में 4 से 5 दिन सिर्फ लेना है, 4 से 5 दिन आप इसको करें और 2-3 दिन बीच में गैप दे दें। फिर जैसे आप पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा 5 दिन कर लें, सैटरडे और संडे यानी हफ्ता इतवार 2 दिन गैप दे दें, उसके बाद फिर आप वो शुरू कर लें। तो 4 महीने ये कर लें तो दमे की दवाइयाँ आपके इंशाल्लाह आने वाले अगली पूरी जिंदगी में आपसे छूट। ये तो आपने दमे का हल बता दिया। और ऐसा भी होता है कि केला जो है वो बलगम का जरिया भी नहीं, वो लौंग दे दिया ना हमने उसको। ओके, केला बलगम का जरिया नहीं बनता, ये भी एक मिथ है। केला या दही सर्दियों में मतलब सूट नहीं करता। दही का मिजाज हुआ कि ठंडा है, दही लस्सी से तो इज्तनाब करना चाहिए, लेकिन केला जो है वो रेशा नहीं करता, ये मिथ है। और दूसरी बात कि हमने उसमें लौंग डाले तो लौंग ने गर्मी खुश्की उसमें कन्वर्ट की, तो ये कुछ एक ऐसी फॉर्मुलेशन है आपके सांस के मसले हल हो जाएंगे। आपके थायराइड ग्लैंड का जो मसला जिनका बना हुआ है, जो मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ रोजाना और उन्होंने पूरी जिंदगी खानी है, उनसे जान छूटे। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने ये हल बता दिया कि ये बड़ा ज़बरदस्त है, 4 महीने आपके बड़े पुरसुकून गुजरेंगे और आने वाली जिंदगी भी अच्छी गुजर सकती है। तो ये जो कहा जाता है फ्लू के लिए आप कोई वैक्सीन लगवा लें, डॉक्टर भी रेकमेंड कर रहे हैं आजकल के, अभी से आप जनाब लगवाना शुरू कर दें अगर आप चाहते हैं कि आपको आने वाले सीजन में नज़ला जुकाम ना हो। इसका मुतबादिल क्या है और क्या ये जो वैक्सीन है इतनी कारगर है? देखिए, वैक्सीन जो है वो बहुत सारी लोग ऑलरेडी लगवा रहे हैं। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं जी हमने वैक्सीनेशन सेंटर में भी गए, मुख्तलिफ जगहों से लगवाए, इस्लामाबाद भी गए, वो साल 2-2 साल लगवाते रहते हैं। पहली बात तो ये कि नज़ला जुकाम फ्लू जो है ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी नहीं है। आपका डैम भर जाए तो फिर नहरें क्यों वहां से निकाली गई, फिर वहां के स्पेलवे किसी वक्त ज्यादा खोल दिए जाते हैं कि डैम जो है ना वो फटेगा नहीं, उसको बचाने के लिए। तो इसी तरह से हमारा ये जो भर जाता है दिमाग के में पानी, जो रतूबात होती है बलगमी, उसको ड्रेन आउट होना है। और ये नज़ला जुकाम जो है, फ्लू जो है, या छींके आना, ये एलर्जी नहीं है, ना ही ये कोई बीमारी है। ये आपके लिए बाइस से फायदामंद है कि आपकी ये ड्रेन आउट हो रही है। ये पानी अगर कम होना शुरू हो जाए तो कम होना शुरू होगा तो आपका दिमाग उसके साथ साथ सुकड़ता है। दिमाग सुकड़ता है तो ब्रेन एट्रोफी की बात होती है, सीएफसी लीकेज की बात होती है। तो जो ब्रेन एट्रोफी है, दिमाग का साइज सुकड़ता है, तो फिर वहीं पे आके बात हो जाती है कि जितना सुगड़ गया, जहां तक वो आया, फिर वो मरीज बंदा जो होता है ना, वो पुरानी सिर्फ वही बात, जहां पे कोई अड़ गई बात, उसका वो सीडी अड़ गई ना, जैसे होता था किसी दिमाग के साथ। आप बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा लिंक है। तो सर, ये जो लोग कहते हैं कि नाक साफ कर करके हमारे तो सर में दर्द शुरू हो गया, मतलब इतना करते हैं कि नाक भी रेड हो जाता है। वो होना है, कब होना है? वो होना है कि जब वो आपके रतूबात को ड्रेन आउट कर रहा है, आपका सिस्टम ड्रेन आउट कर रहा है, तो आप उसमें मुदाखलत नहीं करें, फितरत और नेचर को नहीं छेड़ेंगे आप वहाँ पे। अगर आप छेड़ क्या रहे कि लोग उठते ही 2 गोलियां पैराडोल पकड़ते हैं, या कोई और पेन किलर, कोई एंटी एलर्जी, कोई एंटीबायोटिक्स, कोई स्टीराइड ले रहा है, तो वो चाहता है
जैसे फर्ज करें आपने आना हो या मैंने आना हो, तो मुझे अगर लेकिन जुकाम डॉक्टर लगा साहब भी, मसला भी बहुत होता है ना, जुकाम अगर ये देखिए, नज़ला है तो बुखार भी आपको हो रहा है, वो आप इस में वजह एनर्जी से नहीं होता है कि हम ये चाहते हैं कि जैसे ही थोड़ा सा फ्लू या कोई मसला, इरिटेशन कुछ होना शुरू हुई, तो हम चाहते हैं कि फौरी तौर पे कोई दवाई ले लें। सही। हम जैसे ही कोई दवाई लेते हैं तो हमारे सबसे पहले साइनसेस ब्लॉक हो जाते हैं। ओके। अब ये जो टीयर साइनस है यहाँ से ब्लॉक होना है, इसने मैक्सिला साइंसेस यहाँ पे अंदर, उसने वहां से ब्लॉक होना है। तो जब ये सारे साइंसेस आप ब्लॉक कर लेंगे तो उनकी नालियों में जो वो रुतूबत आ चुकी हुई थी वो वहीं पे जम जाएगी, रुक जाएगी। उस रुके हुए को फिर आपको बेहतर करने के लिए आपका सिस्टम आपकी बॉडी टेम्परेचर को गेन करता है, ऊपर लेके जाता है, यानी 102, 103, 104, जिसको हम बुखार भी बाइस से रहमत है यहाँ पे, बाइस से जहमत बुखार कभी भी नहीं है, लेकिन वो टेम्परेचर रेस करता है ताकि उसके अंदर वो नालियों में जमे ना, रुके ना, उसको पतला रखे और फिर आगे से साइंसेस खुले। बुखार आएगा तो वो साइंसेस खुलेंगे और फिर मसले वो, लेकिन हम फिर बुखार को दबाने के लिए बुखार की दवाइयां शुरू करते हैं, वो और ज्यादा खराब करती हैं उसको। तो फिर हलक में तो सर गिरना है, पायलट में से, तालू में से हलक में रेशा गिरेगा, 2 नालियां, खुराक की नाली में गया, मैदे में गया। अब जरा 2 मिनट के लिए सिर्फ हम तसव्वुर करें कि जब कोई इसको वो फेंकता है उसका बलगम रेशा निकाल के, तो देख के कैसे होता है। और अगर उसको कोई खाने का तसव्वुर करे, सोचे, तो यहाँ ये होता है कि वो इधर से निगल रहा है और वो अपनी ग़िज़ा की नाली से मैदे में पहुंचा रहा है, खुराक जो खा रहा है उसमें मिक्स हो रहा है, तो फिर पूरी बॉडी के अंदर किस तरह की पोल्यूशन हो रही होगी, क्या मसाइल आएंगे। इसी तरह सांस की नाली में जाता है, फेफड़ों में जाता है, ब्रोंक्यूल्स के अंदर जाके बहुत बारीक नालियां होती हैं, उनमें रुकना शुरू होता है, वहां पे एयर पैसिव जो होता है वो हमारा वहां से पास नहीं होता प्रॉपर, और फिर सीटियों की आवाजें, विजलिंग और इस तरह के मसले शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसके लिए भी ये है कि आप एक पतीली में पानी लें, आधा का भर लें उसको, और उसमें 2 चम्मच आप नमक डालेंगे, और उसके बाद 15 से 20 पत्ते आप सफेदे का दरख्त जो है वो बहुत आम है हमारे यहाँ, सफेदे का दरख्त जो उसके 15-20 पत्ते लेकर उनको तोड़ के जरा बीच में से पत्ते को आधा आधा करके, तो वो 15-20 पत्ते डाल दें, 2 चम्मच नमक डालें, ऊपर ढक्कन रखें और उसकी स्टीम बनाएं। स्टीम बनाने के बाद आप उसको इस तरह से रख के ऊपर कोई कपड़ा ले लें और उसके बाद उसकी स्टीम लें, तो इससे भी आपकी सांस की नालियां और वो खुलेंगी और आपको जो मसले सांस के बन रहे होते हैं इससे आपको। अच्छा, जैसे ही आप घर शाम को पहुंचे, ये जितनी पोल्यूशन हो रही है और आगे मजीद स्मोग और फिर फॉग और ये जो मसले आने, ये आप अगर डेली हम थोड़ा सा इसको तवज्जो दें, डेली यानी मेकअप पे तो तवज्जो बहुत देते हैं। बस मेरी तरफ आ रहे हैं, आका पड़े, ये बहुत तवज्जो देने की जरूरत है जी। आपने सारे मसले बता दिए, सांस के मसले हल हो जाएंगे और गला खराब, खांसी, नज़ला, जुकाम, हर चीज़ का डॉक्टर साहब ने हल बता दिया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और यकीनन ये सारे जो भी नेचुरल वेज हैं ये आप इस्तेमाल करके अपने घरों में इसका इलाज कर सकते हैं। कुदरती इलाज है और इसका कोई नुकसान भी नहीं है, तो करें और अपनी मुश्किलात को दूर करें। फिलहाल प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान हमारे साथ। इस वक्त मुल्क में सिक्योरिटी और सियासी सूरत हाल के हवाले से काफ़ी हलचल है। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला के इलेक्शन में अपोजिशन जमातें अपने दुरुस्त पत्ते खेलने में नाकाम हो गई हैं और PTI ने पार्लिमानी महाज के बाद कानूनी महाज पर भी अब बड़ी कामयाबी हासिल की है और उसे पेशावर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ भी मिल गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हल्फ बर्दारी के हवाले से बड़ा फैसला दिया और गवर्नर KP को हुक्म दिया कि वो बुध यानी 15 अक्टूबर को सुबह 4 बजे तक नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लें। गवर्नर अगर 4 बजे तक नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ नहीं लेते तो फिर स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम उनसे हल्फ लें। जी बिल्कुल, और फैसले में कहा गया है कि आइन का आर्टिकल 255 का जो सेक्शन 2 है वो चीफ जस्टिस को इख्तियार देता है कि वो हल्फ के लिए किसी को भी नामजद कर सकते हैं। ये अहकामात सूबे में आइनी खला पैदा होने और आइन की बालादस्ती के लिए हैं। नौमुंतखब वज़ीर आला के हलफ में मज़ीद ताख़ीर नहीं की जा सकती, जबकि दूसरी जानिब इत्तलात ये भी आ रही हैं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी जो हैं वो गवर्नर हाउस पेशावर पहुँच गए हैं। वो आज नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से उनके अहदे का हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी तकरीब जो है वो गवर्नर हाउस पेशावर में आज शाम 4 बजे मुनक्किद होगी, जिसकी तैयारियाँ भी इस वक्त जारी हैं। और शदीद मुखालफत के बावजूद सुहेल आफरीदी वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। उन्होंने कानूनी और आइनी जंग भी जीत ली है। आज वो हल्फ भी उठा रहे, मगर सवाल यहाँ ये है कि क्या सुहेल आफरीदी की राह में हायल तमाम रुकावटें दूर हो गई हैं, क्योंकि इस वक्त नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ
9 मई समेत 7 मुकदमात दर्ज हैं और उनमें से एक मुकदमा पेशावर में जबकि 6 मुकदमात इस्लामाबाद में दर्ज हैं और ये केसेस अदालतों में ज़ेरे समाअत भी हैं। तो जनाब इसी सूरत हाल पर बात करने हमारे साथ हमारे रिपोर्टर भी मौजूद हैं शाहिद खान, उनसे जान लेते हैं। जी शाहिद, बताइएगा अभी तक तैयारियां कहां तक पहुंची हैं और कब तक जो है वो हल्फ लेने का जो हुक्म है वो दे दिया गया है, कब तक तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी और हल्फ लिया जाएगा? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी जो है वो रात गए गवर्नर हाउस पहुंच गए हैं और उन्होंने अहकामात भी जारी किए हैं कि और ये उन्होंने बयान भी जारी किया था, बाकायदा तौर पर सीएम हाउस को समरी भी जारी की कि आज यानी बुध के रोज़ 4 बजे जो है गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी तकरीब होगी और गवर्नर फैसल करीम कुंडी जो है ख़ुद हल्फ लेंगे नए मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से। गुज़श्ता रोज़ जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा थे वो कराची में थे और जब उनको चेयरमैन की जानिब से हिदायत मिली और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी आया तो रातों रात जो है वो पेशावर पहुंच गए। आज हल्फ बर्दारी तकरीब भी हो रही है और गवर्नर हाउस में उसके लिए इंतजाम भी किए जा रहे हैं। इसी तरह गुज़िश्ता रोज़ की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ जब मसला सामने आया तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत थी वो पेशावर हाई कोर्ट पहुँच गई थी और उन्होंने चीफ जस्टिस को दरख्वास्त की थी कि उनके पास जो इख्तियारात है आर्टिकल 255 के तहत वो इस्तेमाल करते हुए अगर गवर्नर हल्फ नहीं लेते तो अपने लिए तो हल्फ बर्दारी के लिए अपना एक नुमाइंदा जो है मुंतखब करे, जिस पर जब तवील जो दलाइल पेश किए गए फिर फैसला महफूज हुआ। जब फैसला सुनाया गया तो चीफ जस्टिस ने ये हिदायत जारी की गवर्नर आज 4 बजे तक जो है हर सूरत नौ मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ ले। अगर हल्फ नहीं लेते तो फिर उन्होंने गवर्नर जो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है बाबर सलीम स्वाति उनको अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया और उनको हिदायत की कि फिर 9 मुंतखब जो वज़ीर आला है उनसे फिर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाति हल्फ लेंगे। तो उसके बाद जो है फिर रात गए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी पहुँच गए और आज गवर्नर हाउस में बाकायदा तौर पर हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो उन इंतखाबात के हवाले से जो कि गुज़िश्ता रोज़ 2 रोज़ कबल सुहेल आफरीदी उसमें कामयाब करार पाए थे तो उस पर गुज़िश्ता रोज़ JUI के लुत्फ़ुर्रहमान मौलाना लुत्फ़ुर्रहमान जो है उन्होंने इसी पेशावर हाई कोर्ट से जो है वो रुजू किया हुआ है और यहाँ पर उन्होंने दरख्वास्त दी है। उस दरख्वास्त पर आज एक मरतबा फिर समाअत होगी और उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जो वज़ीर आला का इंतखाब हुआ है वो गैर आईनी है क्योंकि बिल्कुल शायद JUI की जानिब से ये दरख्वास्त दी गई है। देखना है कि अदालत क्या फैसला देती है। हल्फ बर्दारी के हवाले से हमें ज़रा बताइएगा कि गवर्नर साहब मौजूद हैं KPK के अंदर या आने वाले हैं और क्या तैयारियां हैं, कोई इस हवाले से दावतनामे भी तैयार किए गए हैं? जी रात गए गवर्नर जो है गवर्नर हाउस पहुंच गए हैं और उन्होंने अपने पहुंचने की इतला भी दी है कि वो गवर्नर हाउस पहुंच गए हैं और इस हवाले से उन्होंने बाकायदा तौर पर CM हाउस को भी इतला दी और वहां पर उन्होंने समरी के ज़रिए उनको आगाह किया कि वो गवर्नर हाउस में है और आज 4 बजे आज सफ़र 4 बजे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हल्फ लेंगे। उसके लिए उन्होंने उसी वक्त अहकामात भी जारी किए थे गवर्नर हाउस के अमले को कि उसकी तैयारियाँ की जाए। तो आज भी जो हल्फ बर्दारी तकरीब है उसके हवाले से जो इंतज़ामात है उसको हतमी शक्ल दी जा रही है। इस हवाले से अब देखना है कि इनवाइट किस किस को किया जाता है। इनविटेशन जो होगी वो बाद में पता चलेगी क्योंकि अभी तक कोई इस किस्म की इतला सामने नहीं आई कि आया उसमें मीडिया को इनवाइट किया गया है या मीडिया वहां पर नहीं होगी और इसके साथ साथ जो मेहमान होंगे वो कौन कौन शामिल होंगे। अच्छा शायद ये भी सुना है कि हो सकता है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो भी इस तकरीब में शरीक। जी बिल्कुल, ये इम्कानात भी है कि गवर्नर खैबर जो साबिका वज़ीर आला है अली अमीन गंडापुर वो भी इस तकरीब में शिरकत करें, लेकिन अभी तक उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं हुई कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन जिस तरह का तरीके से उन्होंने जो नए वज़ीर आला के इंतखाबात में हिस्सा लिया और बढ़ चढ़ के सबसे पहले वो पहुंच गए थे सूबाई असम्बली, तो आज भी तवक्को की जा रही है कि अली अमीन गंडापुर जरूर हाजिरी देंगे, लेकिन ये बाद में देखा जाएगा क्योंकि अभी तक उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं हुई। शायद इसकी तो कंफर्मेशन नहीं हुई है। हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ JUI की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला के इलेक्शन से मुतालिक दरख्वास्त दायर की गई थी, उस दरख्वास्त का क्या बना? जी बिल्कुल, उस दरख्वास्त पर अब से थोड़ी देर में वो उस पर समाअत होगी। आज के लिए मुलतवी कर दिया गया था, आज समाअत होगी। बिल्कुल ठीक है, शायद उस दरख्वास्त पर भी जो है समाअत होनी है और देखने के क्या बनता है। लेकिन
जनाब गवर्नर साहब की जानिब से जो तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और शाहिद हमें बता रहे थे कि रात गए गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी गवर्नर हाउस पहुंच चुके हैं और इस हवाले से सीएम हाउस को भी उन्होंने जो है वो आगाह कर दिया। वेलकम बैक नाज़रीन। आजकल हम देख रहे हैं कि डिजिटल मीडिया का दौर है और दुनिया एक जो है वो ग्लोबल विलेज बन चुकी है। सोशल मीडिया आज इजहार राय का सबसे ताकतवर ज़रिया बन चुका है और ये प्लेटफॉर्म जो है वो सिर्फ तफरीह का ज़रिया नहीं है, तालीम और आगाही और इसके साथ साथ तरक्की का भी दरवाज़ा खोलता है। और आज की नस्ल इसी डिजिटल दुनिया के ज़रिए बोलती भी है, देखती भी है, सुनती भी है और सोचती भी है। और ये वो दुनिया है जहाँ एक पोस्ट या एक वीडियो या कोई भी एक ट्रेंड जो है वो मुआशरे की समत बदल सकता है, जहाँ एक लाइक या एक शेयर या एक हैशटैग जो है वो भी इनकलाब बर्पा कर सकता है। सोशल मीडिया जहां नौजवानों की आवाज़ बना है, वहीं पर इस प्लेटफॉर्म पर नौजवान नस्ल के लिए बहुत सारे गुमराही के और बेरारवी के भी रास्ते हैं। तो आज को अगर हम देखें, सोशल मीडिया सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं, डार्क वेब है, इल्यूमिनाटी के चर्चे बड़े आम हैं। इन पर एक नई बहस चल रही है और हाल ही में वकार ज़का की एक वीडियो भी सामने आई है। इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं। मारूफ पॉडकास्टर लबीबा अरशद हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। लबीबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। लबीबा, आपने ये वीडियो देखी होगी, वो एक साइन भी बना रहे हैं वकार ज़का वहाँ पे और फिर उनकी एक स्टेटमेंट भी है। ये मामला है क्या? आप तो इस मामले पे बड़ी आपकी स्टडी भी है, आप इस पर काम भी करती हैं, जरा बताएं हमारे मैं देखने वालों बताती हूँ कि सबसे पहले वकार ज़का बनाना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऑडियंस के लिए बना के दिखा। वकार ज़का साइन बना रहे हैं यूँ। अब इल्यूमिनाटीज को इस तरह से लिंक क्यों किया जा रहा है कि उनका एक शैतान है, कोई भी गूगल पे जाके सर्च कर सकता है, बेफोमेट, उसका ये साइन है। तो बेसिकली जो भी इल्यूमिनाटीज के ग्रुप में होता है वो उसको होमेज पे करते हैं। और कुछ मैं आपको ऐसे साइंस बताती हूँ जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं, हमें आइडिया नहीं। विक्ट्री का साइन हर पिक्चर में लड़कियां ज्यादा यूज करती हैं। विक्ट्री का साइन कहा जाता है कि दुनिया में अब इतना आम हो चुका है, बच्चों को इवन पिक्चर क्लिक करते हुए हम कहते हैं विक्ट्री का साइन करना। विक्ट्री का साइन सिंबलाइज करता है शैतान के जो दो सींग होते हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की अगर हम बात करें तो उसका सब नहीं देखा हुआ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, उसमें अगर आप गूगल पे जाके आज सर्च करें हुब्बल, वो मक्का में एक बुत था जिसकी अरब पूजा करते होते थे। तो कुछ ऐसे सिंबल्स हैं, कुछ ऐसे बुत हैं जिनको इतना कॉमन कर दिया गया है कि अब वो हमें लगता है कि वो तो मॉडर्न सिंबल है हमारे। तो वकार ज़का भी इस तरह से सिंबलाइज कर रहा है। वो टारगेट उन लोगों को करते हैं जिनका इन्फ्लुएंस होता है। उनको पता है वकार ज़का के अपने प्राइवेट ग्रुप में 3 से 4 लाख लोग हैं। वकार ज़का कोई भी साइन बनाएंगे तो वो कहेंगे मामा आप मुझे क्यों मना करिए, वकार ज़का भी तो ये साइन बनाते हैं। और वकार ज़का ने कभी डिनाई नहीं किया कि मैं इल्यूमिनाटी हूं, एक्सेप्ट नहीं किया तो डिनाई भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा जिनके पास पैसा होता है वो सब बनाती हैं। माहिरा खान भी बनाती है, साहिर लोधी भी बनाते हैं। अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान में ये चीज नहीं है, बड़े बड़े अगर सेलिब्रिटीज देखें जैसे दिलजीत दोसांझ, उन्होंने एक टूर किया इल्यूमिनाटी, बहुत बहस छिड़ी। अच्छा, उनका भी उन्होंने जब पूछा कि आप इल्यूमिनाटी है, उन्होंने कहा मुझे स्पेलिंग भी लिखने नहीं आते। वो क्या होता है? उन्होंने ये नहीं कहा मैं नहीं हूँ, मना कोई भी नहीं करता। तो लबीबा, अपने एजेंडे की तकमील के लिए ये कोई भारी मुआवजा देते हैं, कुछ इस तरह की चीजें देते हैं, कोई आपको फेम देते हैं कि आपके बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स हो जाएंगे, कि मतलब पूरी दुनिया में किसी बड़े स्टार के ऐसे नहीं हुए, आपके जनाब ऐसे काम। लेकिन इससे पहले सवाल ये भी है आपको दे रहे कि ये चूज कैसे करते हैं, ये जो सीक्रेट सोसाइटी है, ये मेंबर कैसे बनते हैं और ये फिर सिलेक्टिवली कुछ ऐसे चंद लोग ही क्यों? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। पहले इनके सवाल का जवाब देती हूँ फिर आपके। अच्छा, नंबर 1 ये कि ये क्या चीज़ शैतान की अल्लाह के साथ क्या जिद थी, या कह ले महरूमी का जो फैक्टर था कि मुझे खलीफा क्यों नहीं बनाया। अब अगर हम इल्यूमिनाटी की हिस्ट्री देखें तो उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के नीचे से नुस्खे जादू के इसीलिए चुराए कि उन्हें कहा गया कि तुम्हें तो खलीफा बना देंगे, तुम्हें ये पावर मिल जाएगी। तो लड़ाई हमेशा पावर की होती है, कहते हैं ना सारी जो जिद है वो कुर्सी की है। उनको इस तरह से ये जिद मतलब कह दिया जाए कि उनको इस तरह से वो अट्रैक्शन फील हुई कि अच्छा हम नुस्खे चुराएंगे, वहां से हमें जो है वो पावर मिल जाएगी। उन्होंने वो चुरा लिए नुस्खे। अब उनके पास पैसा बेतहाशा है। शैतान एक डील करते हैं, मुझे अपनी रूह बेच दो, मैं आपको पावर दे दूंगा, फेम दे दूंगा। अब रेहाना एक सिंगर है, जब वो स्टेज पे आती है वो भी ये साइन बनाती है। उसने ये क्लेम किया कि जब मैं स्टेज पे आती हूँ मेरी रूह मेरे काबू में नहीं रहती। अच्छा, अब उन रूह उसने बेच दी, वो शैतान के काबू में चली गई। उसने खुद क्लेम कर दी ये बात, और अब वो साइन बनाती है। साइन बनाने का क्या मतलब है कि वो आहिस्ता आहिस्ता सीक्रेट रहना नहीं चाह रहे, वो दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि अब हम आ जाए, क्योंकि इनडायरेक्ट अगर हम देखा जाए तो वो दजाली फोर्स का हिस्सा है। दज्जाल आ रहा है, एंड ऑफ टाइम्स की हम बातें कर रहे हैं कि दज्जाल आने वाला है। तो दज्जाल ऐसे तो नहीं आज सो के उठेंगे सुबह आ जाएगा, पहले थोड़े से हिंट्स तो देगा। कहते हैं ना जब हार्ट
हार्ट अटैक आने वाला होता है तो थोड़े थोड़े उसकी निशानियां जाहिर होना शुरू हो जाती है। दूसरा जो माहम का सवाल था कि ये किस तरह से चूज करते हैं आपको। अच्छा माहम इस तरह से है कि बहुत ज्यादा सीक्रेट होते हैं। वकार ज़का ने इतना तो जरूर कंफर्म किया है कि मुझे इल्यूमिनाटी से ऑफर जरूर आई है। अच्छा वकार ज़का के केस में मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोगों ने शायद डार्क वेब के बारे में सुना हो। जी जी जी। डार्क वेब है क्या, ये बहुत कम लोगों को पता है। हम इंटरनेट जो यूज करते हैं उसकी 3 लेयर्स है। पहली लेयर है उसकी सरफेस लेयर जो हम लोग यूज करते हैं। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि वो सिर्फ 5% इंटरनेट का हिस्सा है, बाकी 95% जो है वो डार्क वेब और डीप वेब है। सिर्फ हम कहते हैं ना यार टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, AI भी है और ये सारी सीक्रेट सोसाइटी वाले यूज करते हैं। हाँ 95% वो डीप वेब है और डार्क वेब है। अब वो यूज किस लिए करते हैं, ना आपका IP एड्रेस ट्रैक होगा ना लोकेशन ट्रैक होगी, वहां पे आप कर सकते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स। अच्छा और वहाँ पे एक मैं आपको शॉकिंग चीज बताऊं, वहाँ पे बने होते हैं रेड रूम्स। सही। अब वकार ज़का की एक वीडियो शायद आपने देखी है, उसके ऑडिशन से एक लड़की आती है, वो उसको कहता है क्या चूज करोगी, वो कहती है डेयर, उसकी उंगली कटी होती है ये वाली, वो कहती है, वकार कहता है ये क्या हुआ तुम्हारे साथ, कहती है वकार आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ, वो कहता है मुझे कैसे पता, कहती है क्योंकि आप भी काला जादू करते हैं। तो डार्क वेब में वो ऐसे डेयर्स देते हैं और ऑडियंस मिलियंस पे करती है। जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, साइकोपैथ होते हैं, रेड रूम बना होता है। अच्छा कुछ मूवीज में भी ऐसा दिखाया हुआ है, रेड रूम में वो लड़कियां जाती हैं और एग्जैक्टली टॉर्चर करते हैं, मर्डर करते हैं। जो बच्चों के ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस आते हैं, एक मूवी आई थी बॉलीवुड की सेक्टर 36, शायद आप लोगों ने देखी हो। उसमें वो बच्चों को अगवा करता है, बच्चों को अगवा करने के बाद उनका रेप करता है, रेप करने के बाद वो उनको खाता भी है। ये पाकिस्तान में कसूर वाली साइड पे भी केसेस आए थे कि वो कब्र से मुर्दे निकाल के खाते थे। अब अगर हम देखा जाए तो नॉर्मल इंसान के अकल में बात नहीं आती, लेकिन अब आप इसको डार्क वेब के पर्सपेक्टिव से देखें कि डार्क वेब को उन्हें किसी ने डेयर दिया कि मैं तुम्हें दूंगा $10 मिलियन, $10 मिलियन के लिए तुमने कब्र से एक मुर्दा निकालना है, उसकी वीडियो बनानी है, वीडियो बनाने के बाद तुमने डार्क वेब पे अपलोड करनी है। जो साइकोपैथ है वो उस वीडियो को बाय करेंगे, बाय करने के बाद तुम्हें मिल जाएगा पैसा, हमारा हो जाएगा काम पूरा। और ये अच्छा वकार ज़का का एक और प्रोजेक्ट है बिटकॉइन के हवाले से, डार्क वेब। एक वीडियो कोई भी, मैं जो सारी बातें कर रही हूँ ना इंटरनेट बेस्ड रिसर्च। ये देखें आप शैतानी ताकतें असरात अपने छोड़ रही लग रहा है स्टूडियो में आ गए, स्टूडियो में आ गए आपकी, मुझे हल्की हल्की निशानी दे रहे हैं जिन्नात की कम। ये सारी सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर्स ने ना वकार ज़का ने जिन्नात भेज दिए, गाइस मुझे बचा लेना। अभी हम अगर यहाँ पे देखें लाहौर की बात करें, मारिया बी ने जिक्र किया था कि एक शैतानी पार्टी लाहौर में हुई, फिर अच्छा वो तो चलें रिकॉर्ड पे थी, उसके बारे में भी बताइए किस हद तक वो बात दुरुस्त है। फिर कुछ प्रोपेगेंडा भी है। लाहौर का एक बड़ा मशहूर चौक है, वहाँ पर एहतजाज बड़ा होता है। वो कहते हैं जी कि ड्रोन से उसकी जब फुटेज बनाई गई तो जनाब वो भी कोई इसी तरह फ्रीमेसन हॉल था। बहुत लोगों ने क्लेम किया कि वहाँ पे फ्रीमेसन हॉल था। अच्छा ये जो माहम ने एक सवाल किया था ना कि किस तरह से ये लोग आप लोग को इनवाइट करते हैं, इतना सीक्रेट होता है, इनके सीक्रेट लॉजेस होते हैं। उसमें प्रॉपर ऐसे नहीं कि आप गए और आपने कहा मुझे शामिल कर लो तो उन्होंने शामिल कर लिया। पहले होगा आपका इंटरव्यू, वो आपकी करेंगे असेसमेंट कि भाई ये बंदा बाहर जाके कहीं मेरा राज लीक तो नहीं कर देगा। वैसे तो वो राज लीक नहीं करने देते। अगर जो जिस मूवी की मैं बात करूँ सेक्टर 36, उसमें वो एंड तक उससे पूछते रहते हैं विक्रांत से कि तुम बताओ तुम मर्डर करते, तो उसने कहा मुझे बचा लेगा आके, वो आके बचा लेगा। वो कौन है? शैतान। वो आपको इतना हौसला देता है कि मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, लेकिन तुम मेरा सीक्रेट लीक ना करना। एक सेलिब्रिटी है हनी सिंह, हमने देखा होगा टाइम की इतनी लबीबा किल्लत है और ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके हवाले से अवेयरनेस होनी चाहिए, मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और फिर प्रोग्राम में आपको बुलाएंगे। टाइम की किल्लत की वजह से हमें एक शॉर्ट ब्रेक पर जाना है और आप ब्रेक लीजिए और हेडलाइंस मुलाहिजा करें और हम वापस आए। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। तमाम तर तैयारियों का भी उन्होंने हुक्म दिया है और आज शाम 4 बजे जनाब गवर्नर नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से हल्फ लेंगे। ब्यूरो चीफ पेशावर यासिर हुसैन हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। यासिर हमें ये बताइएगा कि सुहेल आफरीदी कानूनी महाज पर तो सुरखरू हो गए हैं, आज वो हल्फ भी उठाने जा रहे हैं, मगर उनके खिलाफ बहुत सारे केसेस हैं। क्या उनके लिए रास्ता साफ है या मजीद कोई रुकावटें आप देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखें केसेस तहरीक इंसाफ के किस क़यादत के खिलाफ नहीं अली अमीन पर भी थे जी।
देखें जुनैद अकबर के खिलाफ भी हैं, इसी तरह और भी जो क़यादत के अरकान हैं सिवाय वकला के। आप देखें पीटीआई की जो सीनियर क़यादत है या जूनियर है या कारकुन है, उन तमाम के खिलाफ जो है अपनी नौयत के केसेस दर्ज हैं। तो उसमें ये कोई फ्रेश बात नहीं है कि सुहेल आफरीदी के खिलाफ ही स्पेसिफिक जो है उन्हीं के खिलाफ केसेस दर्ज हैं। तो शायद अगर इस चीज़ का देखें बानी तहरीक इंसाफ को इल्म था कि सुहेल आफरीदी के खिलाफ भी केसेस हैं। मेरे ख्याल से जितने केसेस अली अमीन के खिलाफ हैं वो किसी के खिलाफ इतने नहीं होंगे, क्योंकि 2022 से कबल भी बल्कि 2014 के धरने के बाद से मुख्तलिफ जो अकसाम के मैं यही कहूँगा केसेस हैं उन पर दर्ज हैं, वो आज तक वो भुगत रहे हैं। तो सुहेल आफरीदी जो है उन पर तो फ्रेश केसेस दर्ज हैं मुख्तलिफ नौयत के, और इल्जामात का भी जितना सामना अली अमीन गंडापुर ने किया है शायद इतना सामना सुहेल आफरीदी ना करे। एक्सेप्टेबल थे बानी तहरीक इंसाफ के लिए, इसी वजह से उनको नॉमिनेट किया गया है, और ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड एक नॉमिनेशन थी, क्योंकि इसके लिए लॉबिंग जो थी वो बड़ी हटकर की जा रही थी। 26 नवंबर के बाद से ही ये लॉबिंग शुरू कर दी गई थी, और फिर जब वो सेनेट के मामलात आए, बजट के मामलात आए, और इसी तरह जो बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकातें ना करने वाली मामलात आए सामने, और फिर आखिर में जो अलीमा खान के खिलाफ जो वीडियो बयान सामने आ गया, तो वो मामलात मुकम्मल तो यासिर सुहेल आफरीदी को ही सिलेक्ट क्यों किया गया, इसकी क्या वजह रही, और तहरीक इंसाफ के लिए सियासी तौर पर ये कितने फायदेमंद साबित हो सकते हैं बनिस्बत अली अमीन गंडापुर के, और वो बानी पीटीआई को जो है वो पॉलिसी जो उनकी है वो आगे लेकर चलेंगे, उस तरह से मुतहरिक नजर आएंगे? देखिए हम इस वक्त भी जो 92 अरकान पर मुश्तमिल पीटीआई के अरकान असम्बली हैं उनमें सीनियर लोग भी मौजूद हैं। देखिए साबिक स्पीकर सूबाई असम्बली मुश्ताक गनी 3rd टाइम वो अपनी सीट जीते हैं। इसी तरह अरशद अयूब, अकबर अयूब जो कि उमर अयूब के कजन्स हैं, वो भी इस वक्त एक सॉलिड फैमिली है। इसी तरह जो फजल हकीम है सवात से, वो भी एक सीनियर क़यादत में उनका शुमार होता है। डॉक्टर अमजद हैं, काफ़ी ऐसे नाम हैं, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ ने जब एक नए क़यादत के ग्रुप लड़के को सामने लाए हैं तो उसकी बुनियादी वजूहात ये थी, एक तो ISF को मुत्तहिद करना था, तंजीम को खड़ा करना था, और दूसरी बात है जो कारकुन 1.5 साल के दौरान मुसलसल नाराजगी की तरफ जा रहे थे, जो कि 2 बार अली अमीन जो फरार हो गए थे आधे रास्ते से ही या पहुंचने के फौरन बाद, तो उसके बाद कारकुनान की गिरफ्तारी आप देख लें, और फिर उसके बाद यासिर आप उस वाक़े का हवाला दे रहे हैं जो कि पेश आया था नवंबर के अंदर, तो उस हवाले से भी सुहेल आफरीदी के पास कोई टास्क है? देखिए मलिक, 2 वाक़यात थे, एक 10 सितंबर का था और एक 26 नवंबर का था। बिल्कुल 10 सितंबर का तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, और सेकंड जो था जिसमें वो खुद उन्होंने एक प्रोग्राम में बताया भी था कि मैं इस रास्ते से फरार हुआ, 12 लाख क्रॉस की। देखिए कारकुन जो है ना पीटीआई के, मैं 17 साल से तहरीक इंसाफ कवर कर रहा हूँ, ये होम्योपैथिक कारकुन नहीं, ये एलोपैथिक हैं। इधर हुक्म आएगा उधर अमल दरामद होता है। ये वो कारकुन नहीं कि आफ्टर 2 माह 3 माह तो यासिर जैसे कि आपने कहा कि उधर हुक्म आएगा इधर काम हो जाएगा, तो सुहेल आफरीदी फिर वो सारे काम कर सकते हैं जो कहे जाएंगे, क्योंकि जो अली अमीन गंडापुर नहीं कर सके ऑब्वियसली उनको हटाया भी इसलिए गया, तो वो फिर ये सारे मामला सरंजाम दे सकते हैं सुहेल आफरीदी? हम फर्स्ट मंथ जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट काउंट किया जाएगा। एक तो उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखा जाएगा, इसी तरह इनके जो ऐलानात होंगे, और उन्होंने कल के अपने खिताब में कह भी दिया है कि मैं बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए मैं किसी चीज का सरफा नहीं करूंगा। तो सबसे बड़ा इम्तिहान यही है कि जिस तरीके की इनकी नशोनुमा हुई है ISF में 2007-8 से, वो बिल्कुल अलग किस्म की है, और यकीनन अब ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व होगी, इनको गाइड करने की कोशिश करेगी। यासिर बिल्कुल बहुत से लोग जो हैं वो गाइड करने की कोशिश करेंगे। ये बताइएगा कि काबीना में क्या तब्दीलियां होंगी, और उसके अलावा जो इनके साथ स्टाफ होगा उसमें क्या तब्दीलियां होगी, क्योंकि बहुत सारे इस्तीफे भी आ रहे हैं और लिए भी जा रहे हैं जो कि पहले अली अमीन के साथ काम कर रहे थे, अफसरान भी और लोग भी। मलिक देखें 2 वज़रा जो थे जिनको निकाला गया था, एक शहराम तरकई के भाई और एक असद कैसर के भाई, इन दोनों को तो कैबिनेट से जो निकाला गया ये सर फहरिस्त हैं। इसी तरह मीना खान आफरीदी चूंकि वो भी ISF के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और ये इन दोनों ने मुश्तरका तौर पर इस मूवमेंट का आगाज किया था PTI में, वो सर फहरिस्त होंगे, और कई चेहरे तब्दील होंगे। ये नहीं कि चेहरे नहीं तब्दील होंगे, चेहरे तब्दील होंगे। आप देखें कल ही उनके अली अमीन गंडापुर की जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनको हटा दिया गया है।
उनके जो प्रोटोकॉल ऑफिसर थे उनको भी ओहदे से हटा दिया गया है। अभी ओथ नहीं लिया और ओहदों से हटाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। तो जब ओथ आज ले लिया जाएगा तो उसके बाद बहुत बड़ी उखाड़ बिछाड़ होनी है। बैरिस्टर सैफ के बारे में यासिर हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जनाब उन्हें तो अडयाला पे रोका भी नहीं जाता था, जब वो चाहते थे मुलाकात कर लेते थे, गाड़ी को तवक्कुफ भी नहीं करवाया जाता था किसी भी चेक पोस्ट पे। उनका क्या बनेगा वो भी बता दें। देखें, सैफ एक ऐसी शख्सियत है कि जिन अली अमीन गंडापुर के सीने पर हाथ रख के कांस्टेबल लेवल का पुलिस एहलकार उनको रोक सकता है, लेकिन सैफ को कोई नहीं रोक सकता। तो सैफ के हाथ बहुत लंबे हैं, उनका कद भी बहुत लंबा है और सैफ जो है उनको किसी सूरत तंजीम कबूल नहीं करेगी। और मुझे बज़ाहिर यही लगता है, रात को भी मैं तकरीबन 2:30 बजे, बल्कि मैं सीएम हाउस ही उठ के आया हूँ, इन्हीं अहबाब के साथ था मैं, तो उनकी बातों से 99% यही है कि सैफ को किसी सूरत कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनाना। हालांकि आप देखें बैरिस्टर गोहर जो है अभी तक इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा नहीं बने और ना वो हैं। मशाल यूसुफजई की आप किरदार को देख लें कि वो पार्टी के साथ नहीं खड़ी यहाँ पर, वो भी इस्लामाबादी में बैठी हुई है और सैफ भी कल। तो यासिर यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि सारी वजारतें तकरीबन बदलने वाली हैं और अली अमीन गंडापुर पर जो एतमाद था वो अब एतमाद जाता रहा है और अब सिचुएशन बिल्कुल तब्दील हो जाएगी। महम, मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ आपके प्रोग्राम की तवसत से कि 1 माह बाद जब मैं आपके प्रोग्राम में हूँगा, आप देखेंगे कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कितने केसेस खुले होंगे और जो जो इन्होंने स्टेप्स उठाए होंगे। अली अमीन गंडापुर के जो करीब प्रोटोकॉल के एहलकार थे, मैं निचली लेवल की बात कर रहा हूँ, उनको भी हटा दिया गया है। तो अली अमीन जिनके साथ मुस्कुरा कर बातें करते थे, देखें ब्लंडर्स हुए अली अमीन गंडापुर से। ये नशिस्तें जो होती हैं सारी उम्र नहीं होती, ताहयात नहीं होती, ये तब्दील होती रहती हैं, सीट आज है और कल नहीं है। ये बात शायद अली अमीन गंडापुर को समझ नहीं आई। अली अमीन गंडापुर ने 1.5 साल में पार्टी को जहां पर नजरअंदाज किया, खासकर 26 नवंबर के बाद, और कुछ लोगों को अकोमोडेट किया। आप देखें, मैं अहम नाम आपके सामने ले लेता हूं, शेख वकास अकरम, वो कहां पर हैं? वो सीएम हाउस छोड़कर चले गए हैं। लेकिन अब वो कहां पर है, उसको कहां पर रखा गया है। इसी तरह उमर अयूब को भी गायब कर दिया गया है, क्योंकि उन पर भी शिबली फराज को भी गायब कर दिया गया है। ये 3 नाम ऐसे थे जिन्होंने पहले 6 माह 8 माह की मूवमेंट 9 मई के बाद की फ्रंट लाइन पर खेली। आज वो कहां पर है? इन तमाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पार्टी के अंदर से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बैरिस्टर गौहर का किरदार खुलकर सामने आ गया और वो खुलकर इमोशनली ब्लैकमेलिंग कर रहा है कि अगर मुझे पार्टी चेयरमैन से हटा दिया गया तो आपका नाम इलेक्शन कमीशन से पार्टी का खत्म कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जो रजिस्ट्रेशन करवाई गई है, तो ये इमोशनली ब्लैकमेलिंग का सिलसिला पार्टी के अंदर शुरू हो चुका है। और इस वक्त मैं आपको ये भी आपके प्रोग्राम के तवसत से बता देता हूँ कि जुनैद अकबर आर रेडी फॉर कायम मकाम चेयरमैन PTI, लेकिन उसके लिए अब अंदर से लायमल तैयार किया जा रहा है। जुनैद अकबर को बहुत जल्द कमान सौंप दी जाएगी और देखिए वो फ्रंट लाइन पर खेल भी रहे हैं। सलमान अकरम राजा पेशावर में 1 हफ्ता हो गया है। जुनैद अकबर, मरकजी क़यादत, पंजाब की क़यादत, शौकत बसरा, ये तमाम जो है इस वक्त पेशावर में है। रोपोस्ट जो थे वो एक्सपोज हो चुके हैं और वो पार्टी के, अब देखें तहरीक इंसाफ, आप और मैं सब एक्स अकाउंट यूज करते हैं, उसमें आप देखें किसी सूरत कारकुन जो है इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो ये तमाम चीजें अब PTI की शक्ल ही चेंज होने वाली है। लेकिन पहला मन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बड़ी आज आपने अहम खबरें जो हैं वो ब्रेक कर दी आज हमारे शो में। हमें ये भी जरा बता दें कि अली अमीन की गलतियों को किस हद तक एनालाइज किया गया है सुहेल आफरीदी या उनकी टीम की जानिब से, उनके कैंप की जानिब से, ताकि इस तरह की जो गलतियां वो ना दोहराई जाएं और उनकी जो वजारत आला है वो चलती भी रहे और साथ ही साथ इमरान खान साहब का भी जो एतमाद है वो उन पर कायम रहे। विफाक के साथ अब सुहेल आफरीदी का रवैया किस तरह का हो सकता है, जरा इस पर अपना तज्जिया दें। देखिए, वफाक का रवैया पहले अली अमीन के साथ भी आप अगर देखें ना तो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद बड़ा नेगेटिव था, लेकिन उसमें मोहसिन नकवी जो थे वो मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व रहे। बिजली के आप इश्यूज देख लें वगैरह, लेकिन सुहेल आफरीदी का माइंड सेट ही नेगेटिव है क्योंकि ही बिलोंग टू ट्राइबल बेल्ट। वो ट्राइबल बेल्ट का लड़का है, उसकी ग्रूमिंग ही ऐसी हुई है कि और फिर अपनी पार्टी के अंदर भी उसकी ग्रूमिंग ऐसी है। तो मैं समझता हूं कि सुहेल आफरीदी जो हैं, अब मेरी
मेरी ये इतलात भी हैं, जो पार्टी के अंदर से बातें चल रही हैं कि बाकायदा फेडरल लेवल पर उनसे राब्ते किए गए हैं, तो उन्होंने पहली शर्त रखी है कि मेरी बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात करवाई जाए। वो जो हिदायत देंगे और जिनसे मुलाकात की बात करेंगे, मैं उन्हीं से मुलाकात करूंगा। तो सबसे पहले ये ऑब्वियसली आप समझते हैं बेहतर अजीज के जब एक मनसब पर एक शख्स आता है तो उनसे राब्ते शुरू कर दिए जाते हैं बैकग्राउंड पर, तो वो उन तमाम बैकग्राउंड को सुहेल ने रद्द कर दिया है। सबसे पहली मुलाकात आज भी मुझे ऐसे ही लगता है कि आज वेडनेसडे है तो आज वो ओथ ले लेंगे, तो कल थर्सडे है, मुलाकातों का दिन है, तो वो सबसे अव्वल जो है सबसे पहले अडियाला ही जाएंगे। सही, तो पहली फुर्सत में यही लग रहा है कि वो अडियाला ही जाएंगे और मुलाकात भी करेंगे बानी पीटीआई से और उनसे और यासिर आपके रात 2:30 बजे से सीएम हाउस से उठ के आने का हमें बहुत फायदा हुआ। हमें बहुत फायदा हुआ, इतने इंकशाफात हो गए हमारे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और बहुत शुक्रिया आपके इतने इंकशाफात का हमारे प्रोग्राम में। और यकीनन आने वाले वक्त देख रहे हैं कि बहुत तब्दीलियां होंगी, क़यादत तब्दील हो जाएगी, पॉलिसी शिफ्ट भी आ सकता है। और अब सुहेल आफरीदी पे हम देख रहे हैं कि बहुत उनको चैलेंजिंग सिचुएशन है, विफाक से भी ताल्लुक रखना है और बानी पीटीआई की पॉलिसीज पर भी चलना है। तो वो जैसे कि उन्होंने कहा भी था कि सबसे पहले तो जनाब मुलाकात के लिए जाना है, शुक्रिया अदा करना है। जुमेरात मुलाकात का दिन होता है, आपको पता ही है, और फिर अडियाला के बाहर बहुत ज्यादा हलचल होती है। तो अब देखते हैं कि आज जनाब हल्फ हो जाता है, क्योंकि यासिर कह रहे हैं कि कोई उस तरह की रुकावट नहीं आएगी, आज वो हल्फ ले लेंगे और कल कभी इम्कान है कि जनाब मुलाकात भी हो जाए। लेकिन सबसे बढ़कर ये है कि अब तब्दीलियां क्या जो हैं वो रूनुमा होती हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और जो कैबिनेट नई तश्कील पाती है उसमें कौन कौन से चेहरे सामने आ सकते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इससे तहरीक इंसाफ के मिजाज का पता चल जाएगा। और साथ ही जो जुनैद अकबर के हवाले से बताया जा रहा है कि जनाब उन्हें भी बड़ा हम ओहदा दिया जा सकता है। तब्दीली लाते लाते सब तब्दीलियां पीटीआई में शुरू हो चुकी हैं और देखना तब्दीलियों का नतीजा क्या निकलता है, कितनी कारगर होती है। तो जनाब जो भी नताइज निकलेंगे हम आपको उस हवाले से बताते रहेंगे। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, अक्टूबर का महीना है और एक ऐसा महीना जो हर साल हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी कितनी कीमती है और एहतियात, आगाही और बर वक्त तशख़ीस से कैसे बचा जा सकता है। वो है ब्रेस्ट कैंसर। ख़वातीन में तेज़ी से फैलने वाला एक ख़तरनाक मरज़ है और एक ऐसा दुश्मन जो खामोशी से जिस्म में जगह भी बना लेता है, और जब एहसास होता है तो वक्त अक्सर तौर पर जी हाथ से निकल चुका होता है, लेकिन इसकी बर वक्त तशख़ीस की जाए तो इलाज मुमकिन भी है। आदाद शुमार पर भी नज़र डाली जाए तो बड़े चौंका देने वाले हैं। पाकिस्तान में रोज़ाना तकरीबन 100 के करीब ख़वातीन हैं जो कि इस बीमारी के बायस अपनी जान गंवा बैठती हैं। खुशाइन बात यह कि अगर कैंसर को इब्तदाई मरहले में ही पहचान लिया जाए तो इसका इलाज मुमकिन है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी बहादुर खातून जिन्होंने कैंसर को शिकस्त देकर नई जिंदगी किया और बड़ी कामयाब जिंदगी वो गुजार रही हैं। सिर्फ एक कैंसर सर्वाइवर ही नहीं बल्कि एक बाहिम्मत फैशन डिजाइनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और दूसरों के लिए हौसले और एतमाद की अलामत भी हैं, जिन्होंने कैंसर का सामना हिम्मत और यकीन के साथ किया और आज वो सैकड़ों खवातीन के लिए हौसले की अलामत बन चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कैंसर सर्वाइवर फरीहा फैसल साहिबा। फरीहा साहिबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू। फरीहा साहिबा, हमें सबसे पहले तो आपसे ये जानना है कि आपको जब कैंसर की तशखीस हुई वो लम्हा कितना मुश्किल था, कितना तकलीफ दे था आपके लिए, और उस वक्त में कौन सहारा था? अच्छा, ये जो आपको डायग्नोज होता है ऑब्वियसली वो एक मुश्किल टाइम होता है आपको। और जब मुझे डायग्नोज हुआ था, अभी जैसे हम बात कर रहे थे 2006 की बात मैं आपको बता रही हूँ, उस टाइम पे तो आपको पता है कि आपके सामने इतने सर्वाइवल भी नहीं नज़र आते थे, यहाँ पर बात करते थे बिकॉज लोग इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते। जो डायग्नोज हो गए ठीक भी हो जाते वो भी नहीं इसके बारे में बात करते। तो वो एक मुश्किल टाइम ही होता है। मुझे तो यही पता था कि बस ये एक बीमारी होती है और उसके बाद आप एक डेथ बेड पे होते हैं और आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो बस फिर ये है कि इसमें सपोर्ट कौन थी, उसमें मेरी जो सबसे बड़ी सपोर्ट थी वो मेरे हस्बैंड थे। और ऑब्वियसली फैमिली तो होती है आपकी, जो आपके मदर साइड वाली और अम्मी अबू वो सारे बहन भाई वो तो सपोर्ट कर ही रहे होते हैं। लेकिन मेरी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे, तो मेरा ख्याल है कि मेरे हस्बैंड का इस बीमारी को मेरे साथ फाइट करने में से बहुत बड़ा रोल है। और अभी स्टिल अगर मैं ये सर्वाइव कर रही हूँ, जैसे मैं आपसे आगे बात कर रही हूँ या कहीं और भी जाती हूँ, अवेयरनेस सेशन पे भी जाती हूँ, तो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड। दैट्स रियली ग्रेट फरीहा, और यकीनन हम उम्मीद करते हैं आगे भी आपकी ज़िंदगी ऐसे ही सलामत रहे, खुशहाल रहे। और सर्वाइकल कैंसर जो है इससे आपने लड़ा और फाइट की, और अब ज़िंदगी में अल्लाह मज़ीद आगे आपको और कामयाबियाँ भी दे और आप हौसला भी बढ़ा रही हैं। और आज इस
मकसद के लिए आपको बुलाने का भी यही था कि अवेयरनेस हो सके। फिर ब्रेस्ट कैंसर का भी आपने बताया। ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम बात करें तो इसकी इब्तदाई अलामात क्या हैं और लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, क्यों कर देते हैं? इस हवाले से वोकल होना कितना ज़रूरी है कि ख़वातीन इसको ज़रूरत जाने और वक्त पर जी इसका इलाज भी हो सके। अच्छा देखें, ब्रेस्ट कैंसर का एक ऐसी चीज़ है पाकिस्तान में कि अमेरिका में ये ज़्यादा होता है, लेकिन पाकिस्तान में ये इस वजह से लोगों की डेथ ज़्यादा होती है कि यहाँ पे कोई स्क्रीनिंग नहीं होती और अर्ली डायग्नोसिस नहीं होती, और जिनको डायग्नोज हो भी जाता है, फॉर एग्जांपल आप जैसे मुझसे पूछ रही हैं कि क्या अलामात है, उसकी सबसे जो अलामात जो इम्पोर्टेंट है वो होती है आपको कोई लम्प बन जाता है। तो ख़वातीन क्या करती हैं, उन्होंने अगर कोई उनको गिल्टी बन भी गई है तो वो उसके बाद डॉक्टर के पास ही नहीं जाएंगी, घर वालों को भी नहीं बताएंगी भी कि मुझे ये इस तरह से कोई गिल्टी बन गई है या कोई मुझे लम्प बन गया है। फिर उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है वो ये होता है कि अगर खुदा ना खास्ता उसने बता ही दिया है तो बहुत सारे जो हमारे यहाँ जो मर्द हजरात हैं या फैमिली वाले वो कहते हैं कुछ नहीं है, ज़रूरत नहीं है इसको कोई भी चेकअप कराने की, इलाज कराने की। और फिर इसी वजह, और मैं तो क्योंकि बहुत सारे सेमिनार्स में भी जाती हूँ, वहाँ पे हमें बहुत इस तरह के लोगों से बात भी होती है। तो एक लड़की थी, वो ये कह रही थी कि मेरी बहन ने मुझे बड़ा कहा कि जी मुझे गिल्टी है, मैं इसको चेक कराना चाहती हूँ, तो हमारे पूरे घर वालों ने उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो इस वजह से जो वो है वो उसको 4th ग्रेड का कैंसर बन चुका हुआ है। तो इसलिए इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि हम इसके बारे में पहले अवेयर हों, फिर हमें ये पता हो कि इसकी क्या सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, और फिर उसके बाद हम अपनी स्क्रीनिंग कराएं। अब स्क्रीनिंग में क्या है, एक तो ये कि हम अपना सेल्फ एग्जामिन कर रहे हैं, सेल्फ एग्जामिन के बाद आपका दूसरा जो होता है कि आप जो अगर आप 40+ हैं तो सेल्फ एग्जामिन इज़ नॉट इनफ, फिर आप मेमोग्राफी भी कराएं। और अगर उससे पहले खुदा ना खास्ता अगर आपको लम्प बनता है या कोई गिल्टी बनती है तो उसको आपने इग्नोर नहीं करना है, उसको फ़ौरन जाकर डॉक्टर से रुजू करना है। देखिए हर जो कोई गिल्टी आपकी अगर ब्रेस्ट में या इस तरह से है तो वो कैंसर नहीं हो सकता। आप इस डर से ना जाएंगे जी कि ये पता नहीं कैंसर होगी, क्योंकि ब्रेस्ट की और बहुत सारी कंडीशन होती हैं। जिस तरह से आप भी हम अवेयरनेस के हवाले से बात करें कि वो देना बहुत ज़रूरी है, मकसद भी हमारा यही है, उसी पर हम काम कर रहे हैं। सर्वाइकल कैंसर की आप सर्वाइवर हैं और इस वक्त बच्चियों को वैक्सीन लगवाई जा रही है, पंजाब गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और कुछ लोग इस पर प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं। इस पर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ इस पे कि जब मुझे डायग्नोज हुआ था ना, मैंने आपको बताया 2006 में मुझे डायग्नोज हुआ था, उस टाइम पे अमेरिका में ये वैक्सीन लगनी शुरू हो गई थी। सही। और हम अब देखें अब कितने साल गुजर गए हैं इसको, उससे लगाएं 10 साल, मतलब 15 साल हो गए। 15 इयर्स में उसमें इम्प्रूवमेंट भी आई होगी और वो वैक्सीन इम्प्रूव भी हुई होगी, और उसके डाउन द लाइन आपने रिजल्ट भी देख लिए होंगे। अमेरिका में अभी भी वही रेशो है जो उस टाइम में था, लेकिन अब वो रेशो जो हम आपको नजर आ रहा है, वहाँ की आबादी बढ़ गई लेकिन रेशो वही रह गई है सर्वाइकल कैंसर के होने की। तो मेरे हिसाब से तो आपको बिल्कुल ये वैक्सीन लगानी चाहिए। वो कहते हैं ना बेटर सेफ देन सॉरी, तो आप अपने सेफ्टी के लिए आपको ये करना है। अच्छा फरिया, ये भी कहा जाता है कि ये जो सर्वाइवल कैंसर होता है इसमें ज़रा मराहिल जो हैं वो बड़ी मुश्किल होते हैं, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग ये बताते हैं, डॉक्टर्स ये बताते हैं कि आपके अपने भी जो होते हैं वो किसी मरहले पर आपसे थोड़ा सा जो है इज्तनाब कर रहे होते हैं आपके करीब आने से। ये क्या वजह है, इस पर इस तरह से क्यों बात की जाती है? ये बस ये सिर्फ बातें हैं, क्योंकि कोई भी कैंसर जो है वो कोई छूत की बीमारी नहीं है, किसी को नहीं है, हाँ, किसी को नहीं कांटेक्ट से नहीं लग सकता। सही। या फिर इलाज के लिए कि महंगा बहुत होता है, लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली जिस किसी को किसी ऐसे बंदे को है जो अफोर्ड नहीं कर सकता इलाज, वो तो कैंसर का वर्ड सुनकर ही ज्यादा परेशान ये हो जाएगा कि अब मैं इलाज कैसे करवाऊंगा। हाँ, वो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ट्रीटमेंट इज वेरी एक्सपेंसिव, कि मिडिल क्लास के लिए भी इट इज गेटिंग आउट ऑफ रीच, वहाँ बाहर निकलता जा रहा है। बट स्टिल हमारे यहाँ बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो कि इसका फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं कहूँ कि आप इलाज, फिर ये सोच के तो आप इलाज ना करें जी मेरे पास पैसे नहीं है। वो आपके लिए अब अल्लाह मियां ने आपका यही टेस्ट लिखा हुआ है कि आपको इस तरह ही ट्रीटमेंट कराना है, और फ्री ट्रीटमेंट बहुत जगहों से हो रहा है। खुदा ना खास्ता अगर किसी को हो जाए तो फ्री ट्रीटमेंट भी है। अच्छा, हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि ऑब्वियसली आपने सर्वाइव किया और उसके बाद अब माशाल्लाह आप हमारे साथ मौजूद भी हैं, तो इससे पहले की ज़िंदगी और बाद की ज़िंदगी में साइकोलॉजिकली क्या असरात आते हैं, फिजिकली क्या असरात आते हैं, लाइफ सेम रहती है? अच्छा, मैं तो खैर बहुत ज़्यादा उस टाइम पे जिसको कहते हैं ना यंग थी, और शादी को भी 6 मंथ हुए थे,
तो मुझे पहले की लाइफ का तो नहीं पता, पहले की लाइफ शायद ये थी कि आई वांट टू लिव रेगुलर लाइफ, जैसे आप आम जिंदगी गुजारते हैं, अच्छा शादी होगी, बच्चे होंगे और एक लाइफ चलेगी, हाउस वाइफ होंगी या थोड़ा बहुत काम कर लूँगी बिकॉज मैं फैशन डिज़ाइनर थी, मेरी डिग्री उसमें थी। लेकिन जब मुझे ये डायग्नोज हुआ उसके बाद फिर यू स्टार्ट थिंकिंग, फिर मैंने PI में इंस्टीट्यूट में भी जॉब की, तो वहाँ से मुझे एक इंसाइट मिलना शुरू होगी कि नहीं, आई हैव अ पर्पस, कि मुझे अल्लाह मियाँ ने अगर बचाया है तो मुझे अपना पर्पसफुल लाइफ गुजारनी है। तो मैंने इसीलिए अपनी जॉब भी छोड़ दी और उसी की जुस्तजू में बस मैं ये अवेयरनेस कैंपेन या कोई भी इस तरह की चीज़ हो रही है। बिल्कुल फरीहा, आपके प्लान्स कुछ और होते हैं, कुदरत के कुछ कुदरत और के कुछ प्लान और होते हैं आपके लिए, और आगे चल के यकीनन आप दूसरे लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन बन रहे होते हैं। फरीहा, आप जिस स्टेज पे थी, आपको जब डायग्नोस हुआ, क्या आप कीमो के फेज से गुजरी या नहीं? आपका लकीली मैं कीमो वाले फेज Okay. में, मेरी कीमो थी, ठीक है, लेकिन वो इस तरह की नहीं थी कि मैं कहूँ कि मेरे बाल बिल्कुल ख़त्म हो गए और मतलब बिल्कुल जिसमें आपको पता ना थोड़ा सा वो एक वो जी। लोगों को ये भी होता है कि अच्छा हमारे बाल ख़त्म हो गए, आईब्रोज ख़त्म हो गई, तो मेरे साथ ये नहीं हुआ था। तो अगर जो लोग कीमो लगवा रहे होते हैं, आप चूंकि बहुत ज़्यादा बात भी कर रही होती हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, ऐसे लोगों को आप हौसला भी दे रही होती हैं, और तो उनका क्या बताना है, कितना मुश्किल होता है, क्या कितना तकलीफ दे अमल ये होता है? देखिए ये बहुत तकलीफ दे अमल है, जितना मुझे पता है, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं सर्कल में, बिकॉज आप देखें कि ख़वातीन की एक ब्यूटी जो होती है वो उनकी बालों में होती तो है, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन देखिए ये एक टेम्परेरी फेज है, वो बाल आपके वक्ती तौर पे जाने, उसके बाद बाल आपके आ जाने। प्लस उसमें एडिशनल ये है कि हमारे पास बहुत सारे अब चीज़ें अवेलेबल हैं। पहले पुराने ज़मानों में तो विग और ये चीज़ मिलती नहीं थी, अब तो इतनी विग्स आ गई, इतनी एक्सटेंशन है और ज़बरदस्त कि पता ही नहीं चलता कि असली बाल कौन से और नकली कौन से। तो वो भी यूज कर रहे हैं जिनके बाल हैं, हाँ, अपने बाल तो वही कह रही ना, अपने बाल बचाने के लिए टीवी में तो बहुत सारे लोग इस तरह यूज कर रहे होते हैं, तो हमें हमारे पास ऑप्शन है तो हम वो उस ऑप्शन को वेल कर सकते हैं। तो अभी वो वही बात है ना, ये आपका माइंडसेट है कि आप किस दिमाग को किस तरह से आप ट्रेन कर रहे हैं। सही। अच्छा फरीहा, अब हम स्टेजेस का भी जिक्र कर लेते हैं। अक्सर ऐसे होता है कि साइलेंटली किसी को हुआ है और कोई बर वक्त इलाज नहीं करवा रहा और किसी ऐसी स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि जहां इलाज अब मुमकिन नहीं है, तो वो क्या कंडीशन होती है, वहां से बच के वापस आया जा सकता है? देखिए अब तो बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल भी हैं कि जो 4th स्टेज से भी वापस आए। सही। मेरे सामने खुद एक एग्जाम्पल है कि उनको 3 साल पहले डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, एंड नाउ शी स्टिल सर्वाइविंग, वो भी बिल्कुल ठीक है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन उनका जो ट्रीटमेंट अब एडवांस ट्रीटमेंट आ गए हैं, तो वो उसकी वजह से शी स्टिल सर्वाइविंग। आप देखिए 3 साल पहले जवाब डॉक्टर ने दे दिया। बिल्कुल वो बचाने वाली ज़ात बहुत बड़ी है। फरीहा, माजी में जाएं तो देखें एक लड़की है, फुल ऑफ लाइफ है, फैशन पढ़ा उसने और हाईली क्वालिफाइड है और बड़ा ज़बरदस्त उसके प्लान्स भी हैं, फिर इस तरह से कैंसर डायग्नोज होना। अब आपका ज़िंदगी को देखने का इस वाक़े के बाद क्या नज़रिया है, क्या चेंज आया, क्या तब्दीली है? फुल ऑफ लाइफ तो मैं अब हूँ। अब ग्रेट, ये है मोटिवेशन मुझे क्योंकि अब कदर ज़्यादा है, अब ज़्यादा है ऑब्वियसली, वो जिसको कहते हैं ना दूसरी ज़िंदगी मिली है, तो फिर उसको आपने भरपूर तरीके से गुजारना है। अब मतलब मैं योगा टीच भी करती हूँ, तो मुझसे बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि जी ज़ाहिर कैंसर सर्वाइव किया, साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, सारा कुछ होता है, ये भी तो फिर उसके बाद आप कैसे इतना सब कुछ कर लेती? मैंने कहा मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे ये सब कर लेती हूँ, बट मैं बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ मैनेज कर रही हूँ और मैं अपनी सेहत का भी ख्याल रखती हूँ। अच्छा, ये मिथ्स हैं, इनके बारे में भी बात करना ज़रूरी है। फरीहा, आपकी गुफ्तगू से ये पॉइंट निकला है कि ये जो साइड इफ़ेक्ट्स की बात होती है कि फिर आप जिस तरह से आप बता रही हैं कि आप तो बाकायदा ट्रेन भी करती हैं योगा में, तो आप वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, लोगों की सुनी सुनाई बातें हैं कि आप बहुत सारे टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते, इसके बारे में बताइएगा, ये कितना सही है और कितना गलत है? देखिए जब ट्रीटमेंट ख़त्म होता है ना, कोई भी ट्रीटमेंट है, इसके लिए आपको कोई हार्ट बाईपास ही हो गया या कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट है, तो उसके बाद आपकी बॉडी को रिकवर होने के लिए टाइम लगता है। तो वो किसी का साल होगा, किसी का 2 साल होगा, कीमो के भी इसी तरह होते हैं। उसके बाद आपने खुद अपने ऊपर स्टैंड लेना है। अब वो क्या है, वो आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस फ्री लाइफ है और इस बीमारी को अपने दिमाग से निकालना जरूरी है कि आप इस डर में ना रहें कि ये जिस्म से निकल गया, अब दिमाग भी निकाल दे तो और दिमाग से बहुत अरसे में निकलती है। मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे भी बहुत टाइम लगा। आपके साथ एक फियर अटैच हो जाता है कि भाई ये मुझे दोबारा तो नहीं हो जाएगी।
अभी भी कोई भी चीज़ होती है, कोई नॉर्मल सी भी चीज़ हो रूटीन में, सही। तो मेरा भी पहला शक उसी पे जाता है और मेरी डॉक्टर का भी उसी पे जाता है। अच्छा, तो हम पहले ये तो बात है कि बाद में हम ऑब्वियसली डाउट कर रहे होते हैं, लेकिन माशाल्लाह से अल्लाह रखे उसे कौन चखे। हमने तो ये अब देख भी लिया, एग्जाम्पल हमारे पास है। तो वो लड़कियां, वो खवातीन जो शर्माती हैं, झिझकती हैं, टेस्ट भी नहीं करवाती हैं और खौफ भी खाती हैं, उनके लिए आप लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे? और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जैसे कि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, हौसला अफजाई भी होती है, तो जो फर्स्ट स्टेज है जिनकी, उनके लिए क्या मैसेज है कि जिनको अभी कैंसर स्टार्ट हुआ है? और जो फर्स्ट स्टेज वाले हैं उनके लिए तो यही है कि वो फ़ौरन से डॉक्टर के पास जाएं और अपना ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि इसमें जितना आप जल्दी जाएंगे उतना आपका आसान ट्रीटमेंट होगा। हो सकता है आपको कीमो भी ना लगे, कोई आपको सर्जरी भी ना करानी पड़े, एक आपको वो गोली देंगे और उससे आप यू आर गुड टू गो। और दूसरा आपका सवाल जरा दोबारा से मुझसे पूछे। लास्टली मैसेज जो खौफ खाती हैं, जो डरती हैं, जो खौफ खाती हैं, देखिए किसी भी चीज़ से आपको खौफ खाने की जरूरत नहीं, बचाने वाली अल्लाह की ज़ात है। और आप अपना जो है हमारा, क्योंकि लाइफस्टाइल अब बहुत चेंज हो गए हुए हैं, तो हम खाली इस पर नहीं रह सकते कि भी कि बस अल्लाह पे छोड़ दें सारा। अल्लाह पे ज़रूर छोड़ें, लेकिन अल्लाह ताला ने साथ ये भी कहा है कि जो सहूलियात अवेलेबल है उनको अवेल करें, अपनी भी एफर्ट्स करें। हाँ, अपनी भी एफर्ट्स करें। बिल्कुल, खुद पे भी जनाब आपको यकीन रखना है, भरोसा रखना है और खुद से भी कोशिश करते रहना है, और यकीन ऑब्वियसली अल्लाह ताला की ज़ात पर ही आपको रखना है। बहुत शुक्रिया फरिया आपके वक्त का। तो नाज़रीन, साबित यही हुआ कि कैंसर जो है ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी ज़रूर है, लेकिन इसको शिकस्त दी जा सकती है हौसले यकीन के साथ, और अगर इसको अर्ली डायग्नोज कर लिया जाए तो फिर ये आसान हो सकता है। और उज़ैर, इसके साथ साथ एक और मोटिवेशन मुझे मिली है फरीहा से, ये कि वो योगा भी क्लासेस भी हैं उनके पास, और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, डिजाइनर भी हैं, तो हमारे लिए बहुत मेरे लिए सबसे मजे की बात ये थी कि उन्होंने जो ये बात की ना कि अब जिंदगी की जो वैल्यू है, वो जो कदर है, वो ज्यादा हो गई है मेरे पास। तो जनाब, अगर आप सेहतमंद हैं तो रोजाना शुक्र अदा करना जो है उस ज़ात का मत भूलें, और अपना ख्याल रखें, और अपने बारे में जनाब टेस्ट भी जो है वो करवाते रहा करें। हेल्थ का बजट भी थोड़ा सा रखा करें बाकी चीज़ों के बजट में से, क्योंकि जान है तो जान है जनाब, इसके आगे अब बात कोई नहीं हो सकती। इसके बाद तो जनाब ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। सऊदी अरब से एक इनकलाबी खबर है। अब मुमलिकत में जी कफील का निज़ाम ख़त्म कर दिया गया है। गैर मुल्की शहरी अब सऊदी अरब में बगैर कफील के रिहाइश, कारोबार और रोज़गार भी हासिल कर सकेंगे, और ये सब मुमकिन हुआ है प्रीमियम रिहाइश यानी कि प्रीमियम रेजिडेंसी प्रोग्राम के तहत, नए कानून के तहत, जिसका ये मकसद है कि मुमलिकत की मईशत को जदीद खतूत पर अस्तवार करना है और आलमी सरमायाकारों को मुतवज्जह करना है, और हुनरमंद अफराद को सऊदी अरब में आज़ादी और इस्तेहकाम फराहम करना है। नए कानून के मुताबिक रिहाइश के साथ मिल रही हैं बेशुमार सहूलियात, जायदाद खरीदने की इजाज़त, कारोबार में शराकत, फैमिली स्पॉन्सरशिप और मुल्क में आज़ादाना आमदोरफ्त, वो भी बगैर किसी कफील के। मगर सवाल ये कि कौन इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकता है, दरख्वास्त किस तरह से दी जा सकती है, और क्या ये प्रोग्राम वाकई खित्ते के लिए नया मौशी बाब खोलने जा रहा है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जान लेते हैं वीज़ा कंसल्टेंट यूसुफ अलमास साहब से। यूसुफ साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि प्रीमियम रिहाइश प्रोग्राम दरअसल क्या है, और ये आम रिहायशी वीज़ों से किस तरह से मुख्तलिफ? बहुत शुक्रिया जनाब, सुनो पाकिस्तान वाले अक्सर याद करते रहते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जनाब, जहाँ तक ये प्रीमियम रेजिडेंसी प्रोग्राम का ताल्लुक है, तो ये तो एक ऐसी चीज़ है कि आज के दौर में, बल्कि माजी में भी अगर आप तारीख पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी कि दो तरह के अफराद या दो तरह की कौमें ही आगे बढ़ सकी हैं, जिनके पास इल्म था और जिनके पास को एक अरसे के बाद ये ख्याल आया है कि अब हमें आगे बढ़ना है, और अपनी अरब दुनिया में और गैर अरब दुनिया के अंदर अगर हमें अपनी कोई जगह बनानी है तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक ये है कि हमें नॉलेजेबल लोगों की ज़रूरत है, और दूसरा ये है कि हमें सरमायादार लोगों की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है। उसके लिए उन्होंने ये प्रीमियम रेजिडेंसी प्रोग्राम शुरू किया है। अब इसके अंदर जो चीज़ उन्होंने लेके आए हैं, और उन्होंने हर उस शख्स के लिए अपॉर्चुनिटी दी है कि जिसके पास कोई अच्छा इल्म है
और अच्छे लेवल का इल्म, कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा वाली बात नहीं है इसमें। यानी जिसके पास हायर डिग्री है, जिसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, या जिसके पास वो वाली दूसरी साइड से कोई ऐसा टैलेंट है कि जो वाकई किसी सोसाइटी के अंदर कोई तब्दीली ला सकता है, कोई वैल्यू एडिशन हो सकती है। तीसरी चीज ये है कि वो लोग के जो सरमाया लगाने वाले हैं, वो लोग के जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके और वहाँ पे उसकी तरक्की का हिस्सा बनना चाहते हैं या बन सकते हैं, उनके लिए उन्होंने ये सारे दरवाजे खोले हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके नतीजे में कम से कम अरब दुनिया के अंदर तो वाज़ेह तब्दीली आएगी। एक बात, जैसा कि हमने यूएई में देखा था कि उन्होंने भी मिलती जुलती चीज को बगैर किसी अनाउंसमेंट और बगैर किसी प्रोग्राम के इस चीज को शुरू किया था। कतर ने भी एक लिमिटेड दायरे के अंदर इसको किया था, बहुत छोटा मुल्क था, लेकिन सऊदी अरब चूंकि इन सबसे बड़ा है, एरिया में भी बड़ा है और पॉपुलेशन में भी बड़ा है, और इनके पास बाकी जो फैसिलिटीज हैं वो भी ज्यादा हो सकती हैं, तो इसलिए इन्होंने ये चीज शुरू की है कि अगर हमें लीड करना है तो हमें ये चीज चाहिए। इसलिए तो यूसुफ साहब, ये जो कफील की शर्त खत्म की गई है, जी यूसुफ साहब, ये जो कफील की शर्त खत्म की गई है, इस ऐलान की अमली अहमियत क्या है? क्या वाकई जो गैर मुल्की हैं अब मुकम्मल खुद मुख्तार होंगे इस सारे सिचुएशन के बाद? जी, जो लोग इन दो बड़े दायरों की मैं अगर बात करूं, वैसे तो उसकी 6 उसकी कैटेगरीज हैं, तो उन 6 कैटेगरीज के जो लोग होंगे उन लोगों को इन कफील के दायरे से वो निकल जाएंगे और उसके अंदर उनका ये मसला नहीं आएगा। अलबत्ता कुछ जगहों पर एक चीज मौजूद है कि उन्होंने कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और 3 में किया है, तो कैटेगरी 1 जो है वो थोड़ी लिमिटेड है, लेकिन जो लोग कैटेगरी 2 या 3 में आएंगे वो लोग टोटली इन चीजों से आजाद होंगे। सही। यूसुफ साहब, नए कानून के मुताबिक 2 इकसाम की रिहाइश दी जा रही हैं, जो हमें समझ आया अभी तक, पायदार और काबिल तजदीद रिहाइश। इनमें क्या डिफरेंस है, जरा इसको डिफरेंशिएट करिएगा। अच्छा, पायदार और काबिल तजदीद का मतलब ये होता है कि भाई एक चीज़ है कि आपने इनिशियली, जैसे आप अमेरिका में जाते हैं या किसी और यूरोपियन मुल्क में भी बहुत सारे में ऐसी सिस्टम मौजूद है, क्या वहाँ पे जाते हैं तो इनिशियली आपको एक टाइम वहाँ पे रहना होता है, उसके बाद वो आपके ग्रीन कार्ड है जैसे, तो वो एक्सटेंड हो जाता है और वो चलता रहता है, और ठीक है, ये होता है एक्सटेंडेबल वाली बात। और दूसरी चीज ये होती है कि आपको परमानेंट एक रेजिडेंसी मिल जाती है कि परमानेंटली आप वहाँ पे बिल्कुल पायदार शक्ल में वहाँ पे स्टेबल आपकी रिहाइश भी होती है और हमेशा के लिए आप वहाँ पे रह सकते हैं। जहाँ तक इसका आपका बहुत बुनियादी, अगर मैं आपको एक बहुत डिफरेंस मैं बताऊं, तो उसमें यह है कि जो तो पायदार वाली बात है उसमें यह है कि आपको किसी किस्म का फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर दिया है तो फिर सुकून से आप वहाँ पे टिक के आप रह सकते हैं। सही। अच्छा यूसुफ साहब, ये स्कीम यानी 5 साल बाद या 2 साल बाद जो आपको उसकी होती है ना कि रिन्यू कराना है, तो वो वाला मामला खत्म हो जाएगा। चलें, ये तो बहुत आसानी हो जाएगी। और ये स्कीम फिर किन लोगों के लिए ज्यादा मौजू या फायदेमंद है? सरमायाकारों के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, या आम वर्कर्स, या कोई भी ऐसा आम शख्स जो जाना चाहता है वहाँ, उनके लिए कितनी आसानी? जी देखिए, ये कैटेगरी जैसे मैंने बिल्कुल शुरू में आपको ये बात बताई थी कि ये 2 तरह के अफराद ही इससे फायदा उठाएंगे। वो लोग कि जिन्होंने अच्छी बैचलर डिग्री ली है, मास्टर डिग्री ली है, पीएचडी किया है किसी भी फील्ड के अंदर, जो मतलब आजकल की रिक्वायर्ड फील्ड्स होती हैं उनके अंदर उनके पास डिग्री मौजूद है और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी मौजूद है, तो उसके बाद फिर वो लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और उनके लिए बहुत फैसिलिटीज हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलबत्ता जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि हम एक चीज को थोड़ा सा ना मिक्स कर देते हैं कि जी स्किल्ड पीपल, जब हम स्किल्ड पीपल कहते हैं तो हम असल में जहां से ये टर्म आई है उसका मतलब तो ये है कि वो फर्द के जिसने मास्टर किया है, यानी MS 18 ईयर डिग्री की है, उसके साथ उसी फील्ड के अंदर वो बहुत महारत भी रखता है, तो वो स्किल्ड पीपल में आता है। हमने समझ लिया है कि शायद कोई डिप्लोमा करेगा या सर्टिफिकेट करेगा तो वो स्किल्ड होगा, तो ऐसे स्किल्ड लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। दूसरी बात, वो उन लोगों के लिए फायदा है कि जिनके पास सरमाया है, जिनके पास फॉर एग्जांपल 30 करोड़ रुपया मौजूद है, तो बिल्कुल वो जाएं वहां पे अप्लाई करें। जिनके पास अच्छी डिग्री और अच्छी एक्सपर्टीज मौजूद है, मेरे अपने सामने मेरे जानने वाले जो हैं, मेरे अच्छे इस्लामाबाद से ही वो वहां पे गए हैं,
तो उनकी जो स्टार्टिंग सैलरी जो है वो वहां पे कोई 15 लाख रुपए से शुरू हुई है। तो 15 लाख की सैलरी से स्टार्ट होने वाला जो है वो इसकी कैटेगरी में आता है। तो इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों के लिए जो ये दो कैटेगरी। यूसुफ साहब, आपने फवाइद इतने बता दिए हैं, अब जरा लोगों को ये भी बता दें दरख्वास्त देने का तरीक़ेकार क्या है, कौन से जो दस्तावेजात हैं वो लाजमी हैं, क्या मतलब प्रोसेस है? जी देखिए, जो लोग तो एजुकेशन साइड पे या मतलब अपनी टैलेंटेड या फिर जो यानी एक्सेप्शनल जो कैटेगरी है, ये दो नंबर 2 और नंबर 3 कैटेगरी जो होती है, इसके लिए जो लोग अप्लाई करना चाहें, मसलन जो लोग हमारे यहाँ BS, MS या PhD होल्डर हैं, सही, और अपने फील्ड के अंदर बहुत अच्छी यानी ग्रिप रखते हैं, तो उनके लिए जरूरी है कि कम से कम उनके 3 जो है रिसर्च पेपर भी इशू शाया हो चुके हों। इसके साथ साथ ये कि उनके पास 3 से 5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस मौजूद हो। 3 साल भी है एक कैटेगरी के अंदर और 5 साल भी है। तो इसी तरह उनके पास जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो बहुत साउंड होना चाहिए और बहुत अच्छा होना चाहिए, और अपने फील्ड के अंदर ऐसी ग्रिप होनी चाहिए कि जिसके बारे में कोई क्वेश्चन ना रेज किया जा सकता। दूसरी कैटेगरी, अच्छा इसमें तो पैसा कोई नहीं लगेगा, सिर्फ आपको एप्लीकेशन की फी जो थोड़ी बहुत है वो देनी पड़ेगी और कोई खर्चा वर्चा कोई नहीं है। लेकिन अप्लाई करने के लिए यह है कि उनकी जो रेलेवेंट मिनिस्ट्री है, जिस फील्ड से आप ताल्लुक रखते हैं उस फील्ड में, और उनका एक इदारा है उसको कहते हैं तकयीम। तकयीम का मतलब होता है असेसमेंट। ठीक है, जैसे मतलब मैं करियर काउंसलर भी हूं, तो मैं करियर काउंसलर के तौर पे एप्टीट्यूड असेसमेंट करता हूं, तो मैं तकयीम मेहनी करता हूं। तो ये तकयीम का एक इदारा है कि जो असेस करता है कि अच्छा ये फर्द जो है उस लेवल पे है या नहीं है। तो अगर उसकी तरफ से आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और आप डायरेक्टली आपको ओके कर दिया जाएगा और आप फिर वहां पे जा सकते हैं। या किसी कंपनी में आप जॉब के लिए ऑफर करते हैं, आप अप्लाई करते हैं और उसमें उस कैटेगरी के अंदर आप आते हैं। तो यूसुफ साहब, ये भी आपसे हम बिल्कुल ये भी जानना चाहेंगे कि बतौर मुसलमान सबकी ये बड़ी ख्वाहिश होती है कि जनाब मक्का या मदीना में उनकी कोई प्रॉपर्टी हो, उनकी कोई मुस्तकिल रिहाइश वहाँ पर हो। क्या कोई ऐसी सहूलत पैदा कर दी गई है कि वहाँ पर इन दोनों मुकद्दस शहरों में मक्का या मदीना में जायदाद खरीदी जा सकती? जी, इसमें फैसिलिटीज मौजूद हैं लेकिन बहुत लिमिटेड लेवल पर है। जी, अच्छा, सही, फैसिलिटी मौजूद है लेकिन लिमिटेड लेवल है। जी, बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब, आपने और यकीनन बहुत फ़ायदे वाली उन्होंने बातें भी बताई हैं। आप अपने दस्तावेज़ात फटाफट रेडी करें, जो लोग जाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत आसानी है और बहुत कफील का ये जो शर्त थी इसको लेकर बहुत सारे मसाइल थे। जितनी लेबर थी वो बहुत ज़्यादा शिकायत भी करती थी सऊदी हुकाम के साथ भी, और वैसे भी बहुत सारी स्टोरीज जो हैं सामने आती रहती थी। तो और अच्छा इकदाम ये कि सऊदी अरब ने इसी मसले का जो हल है वो निकाला है। इसी मसले को भांपते हुए जनाब उन्होंने जो इसके लिए आसानी है लोगों के लिए वो कर दी है, जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। नाजरीन, अब आपके साथ शेयर करते हैं तारीख और ईमान की खूबसूरत कहानी। स्कॉटलैंड से ताल्लुक़ रखने वाली खातून जूलिथिया, उन्होंने मशहूर तुर्क तारीखी ड्रामा उस्मान देखने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया। उनका कहना है कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान उन्होंने तुर्क सीरीज देखना शुरू की और वक्त के साथ साथ तुर्क तारीख, इस्लामी इक़दार और रूहानियत में गहरी दिलचस्पी पैदा। जी बिल्कुल, और जोलिता का ये भी कहना है कि ड्रामे की कहानी ने उनके दिल पर इतना असर डाला कि उन्होंने कुरान मजीद का जो मुताला है वो शुरू किया और 2 साल बाद कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। तुर्क मीडिया के मुताबिक जी जोलिता की ये तब्दीली इस बात का सबूत है कि अच्छा फ़न सिर्फ तफरीह नहीं देता बल्कि दिलों को बदलने की भी ताकत रखता है। तो यकीनन ये बहुत ही खुशाइंद और बड़ी ज़बरदस्त बात है और इस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए। हमें पाकिस्तान में भी इस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए कि यकीनन कोई देखे तो उसका दिल ही बदल जाए, तासुरात बदल जाए, जज्बात देखिए ना वहाँ वो उन्होंने हुकूमती सरपरस्ती में ये सारी सीरीज बनाई गई और किस तरह से जो उनका असलाफ का शानदार माजी था जो कि हमारों का भी है, आप वो दुनिया को दिखा रहे हैं, ना सिर्फ अपने लोगों को दिखा रहे हैं, अपनी आने वाली नई नस्ल को दिखा रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया को दिखा भी रहे हैं और एक तरह से बावर भी करवा रहे हैं कि जनाब आपका बैकग्राउंड क्या था, आप कभी महकूम नहीं रहे, आपने हमेशा हुकूमत की और हुकूमतें आपने किस तरह से हासिल की, अपनी ताकत के बलबूते पर ही जनाब आपने हासिल की। और ये बड़ी जबरदस्त सीरीज है, हमने भी देखी है, लॉकडाउन के दौरान ही देखी है। बिल्कुल, और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी आज के दौर में कंटेंट ही है जो सबसे ज़्यादा इस वक्त अहम है
जिसके थ्रू हम कोई भी अच्छा मैसेज जनरेट भी कर सकते हैं, लोगों तक आगाही भी फैला सकते हैं और लोगों का जनाब दिल भी बदल सकते हैं। कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। ये नहीं बदलेगा, ये होना बहुत जरूरी है। आज के लिए इजाजत दीजिए, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।